हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे एचके एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की। ये आपके पेपर 1 में दिया गया है, यानी पेपर 1 की आज हम बात कर रहे हैं नेट जेआरएफ की। और उसमें आज हम देखेंगे यूजीसी के बारे में या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में, क्योंकि ये बहुत एक अहम आपकी संस्था है जो आपके नेट जेआरएफ से भी जुड़ी हुई है, जो आपके विश्वविद्यालय से भी जुड़ी हुई है। आज हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कब इसकी शुरुआत होती है, इसका जो संवैधानिक ढांचा है वो कैसा है, या फिर इसको कौन सी निकाय के अंदर रखा जाता है, और इसका जो प्रशासनिक ढांचा है या इसका एडमिनिस्ट्रेटिव है वो किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजीसी की। तो यूजीसी जो है ये क्या है, भारत में विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करता है, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो गवर्न करता है आपकी यूनिवर्सिटी जितनी भी इंडिया में अभी तक एस्टेब्लिश हो चुकी है। उसके बाद यूजीसी की जो शुरुआत है वो कब से होती है, ये अस्तित्व में कब से आता है, 28 दिसंबर 1953 को ये अस्तित्व में आता है। यानी क्या है, इसका एग्जिस्टेंस कब होता है, 28 दिसंबर 1953 में होता है। इसके बाद ये एक वैधानिक संगठन है या फिर एक वैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका जिक्र कहाँ है, हमारे संविधान के अंदर है। और जब हम इसको संविधान के अंदर लागू किया है तो ये क्या है, इसके सारे जो फीचर्स है वो संविधान में लिखे हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है, एक स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कब बनाया गया है, स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन या आपका यूजीसी एक्ट 1956 के अंडर बनाया गया है। 1956 में आपका यूजीसी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, एक स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है या फिर वैधानिक संगठन बनता है, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, संसद के द्वारा की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कि इसमें क्या क्या जो चीजें हैं वो दी गई है संविधान के अंदर। सबसे पहले क्या है, यूजीसी के अधिनियम की धारा 12 के अनुसार या फिर सेक्शन 12 के अंडर क्या है, आपका यूजीसी के कार्य के बारे में या उसके फंक्शंस के बारे में बताया गया है। और विश्वविद्यालयों में मानकों का समन्वय करना, निर्धारण करना और रखरखाव करना इसके क्या है, मुख्य कार्य है। आपको ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ यूजीसी एक्ट, द मेन फंक्शन ऑफ यूजीसी is coordination, determination, maintenance of standard in universities, यानी यूनिवर्सिटीज में स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करना, उसके बाद उनका डिटर्मिनेशन करना, उनका कोऑर्डिनेशन करना, ये सारे काम किसके, आपके यूजीसी के हैं। यानी मानकों का समन्वय करती है, ये उनका निर्धारण करती है कौन कौन से मानक। अब नेक्स्ट क्या आता है, ये क्या काम करती है, फंड डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। यानी जितने भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं उनके भीतर क्या काम करती है, जो धन है उसका वितरण करने का काम करती है या फिर फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये सिर्फ क्या करती है, रिकमेंड करने का काम करती है या फिर रिकमेंडेटरी बॉडी है सिर्फ, ये किसी भी यूनिवर्सिटी की मान्यता को रद्द नहीं कर सकती है। ये आपको ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी यूनिवर्सिटी को क्या है, उसकी मान्यता को खत्म करने का अधिकार यूजीसी के पास नहीं है, लेकिन उसको रिकमेंड करने का काम यूजीसी कर सकता है। यानी संस्तुति एक निकाय है, सिर्फ रिकमेंडेटरी बॉडी है, जबकि ये क्या नहीं है, इट कैन नॉट एस्टेब्लिश और डी रिकॉग्नाइज एनी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आपका इसमें क्या देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की क्या क्या है। सबसे पहले हायरार्की में कौन है, आपका चेयरमैन। चेयरमैन जो है इसको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। नेक्स्ट हायरार्की जो है दूसरे नंबर पे क्या आता है, आपका वाइस चेयरमैन। उसके बाद इसको भी अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। थर्ड जो हायरार्की है वो किसकी है, आपकी 10 मेंबर्स इसके अलावा होंगे, यानी एक चेयरमैन होगा, दूसरा वाइस चेयरमैन होगा, तीसरे नंबर पे 10 मेंबर्स और होंगे, जिनकी भी नियुक्ति कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। सबसे लास्ट या नीचे की हायरार्की जो है उसमें कौन होंगे, आपके सेक्रेटरी होंगे, जिसको क्या कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है। तो ये इसका हायरार्की है या फिर इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है इसके कितने मेन जो आपके सब सेंटर्स है या फिर इसका मेन सेंटर कहाँ पे है। तो इट फंक्शंस फ्रॉम न्यू दिल्ली, इसके जो काम है वो कहाँ से किए जाते हैं, न्यू दिल्ली से किए जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही इसके 6 जो है वो रीजनल ऑफिसेस है, वो कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले बेंगलुरु में है, फिर भोपाल में है, फिर गुवाहाटी में है, फिर हैदराबाद में है, कोलकाता में और पुणे में। आपको ध्यान रखना है कि मेन सेंटर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, लेकिन इसके अलावा भी 6 रीजनल सेंटर्स है।
भोपाल, बेंगलुरु, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे। ये आपको ध्यान रखना है जितने भी इसके रीजनल सेंटर्स हैं इनको। नेक्स्ट आता है आपका कि ये कौन कौन सी स्कीम ऐसे चला रहा है, यानी यूजीसी कौन कौन सी स्कीम चला रही है जो हायर एजुकेशन में क्वालिटी को इम्प्रूव कर रही है, या फिर यूजीसी उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। अब उन योजनाओं में कौन कौन सी मुख्य योजनाएं हैं? सबसे पहले क्या है, यूनिवर्सिटी विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस, उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय। फिर है कॉलेजेस विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस, उत्कृष्टता की संभावना वाले कॉलेजेस। नेक्स्ट क्या है आपका, सेंटर विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस और पर्टिकुलर एरिया, उत्कृष्टता की संभावना वाले केंद्र और एक विशेष क्षेत्र। स्पेशल असेसमेंट प्रोग्राम, विशेष सहायक कार्यक्रम। फिर क्या है, बेसिक साइंटिफिक रिसर्च, बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान। तो ये क्या है, मेन आपके जो यूजीसी के स्कीम्स है जो हायर एजुकेशन में क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वो चला रही है। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले क्या है, यूनिवर्सिटी आपको ध्यान रखना है, यूनिवर्सिटी विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस। दूसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी के बाद आता है कॉलेजेस विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस। तीसरे नंबर पे कॉलेजेस से छोटी जो हायरार्की है वो क्या होते हैं, सेंटर्स होते हैं। तो तीसरे नंबर पे सेंटर विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस एंड अ पर्टिकुलर एरिया। फिर क्या है, चौथे नंबर पर स्पेशल असेसमेंट प्रोग्राम्स या विशेष सहायता कार्यक्रम। फिर पांचवें नंबर पे क्या है, बेसिक साइंटिफिक रिसर्च या बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान। तो ये मेन 5 इसके क्या है, उद्देश्य है हमारे जो उच्च शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, ये यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा भी जा सकता है आप लोगों से। फिर क्या आता है आपका कि इसके मेन चेयरमैन कौन है, यानी पहला इसके चेयरमैन कौन रहे हैं और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है। तो यूजीसी के जो फर्स्ट चेयरमैन है वो कौन थे, डॉक्टर सी.डी. देशमुख रहे हैं। उसके बाद वर्तमान में इनके चेयरमैन कौन है, प्रोफेसर जगदीश कुमार है। ये आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में प्रोफेसर जगदीश कुमार है। ये पूछा जा सकता है यूजीसी नेट के एग्जाम में। या फिर पहले चेयरमैन इसके कौन थे, यूजीसी के डॉक्टर सी.डी. देशमुख रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों के नाम इनके। तो अभी हमने देखा आज यूजीसी के बारे में, इसके मेन पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इसके मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो आपको यूजीसी की फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए कि यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इसकी फुल फॉर्म है यूजीसी की। ये पूछी जा सकती है, काफी बार पूछी भी गई है पहले। इसके बाद ये इंडिया में क्या है, विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने या गवर्न करने का काम करती है ये बॉडी जो है यूजीसी। इसके बाद ये क्या है, कब अस्तित्व में आते हैं या फिर यूजीसी का गठन कब होता है, 28 दिसंबर 1953 या फिर 28 दिसंबर 1953 में यूजीसी को गठित किया जाता है। और उसके बाद ये स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन या फिर ये स्टेचुटरी जो आपका संगठन है, ये वैधानिक संगठन है या निकाय है, वो कब बनते हैं, स्टेचुटरी बॉडी कब बनते हैं, 1956 में। ये आपको ध्यान रखना है। संसद द्वारा एक्ट पारित किया जाता है, यूजीसी एक्ट 1956। उसके थ्रू क्या बनाया जाता है, यूजीसी को स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाता है। नेक्स्ट क्या आता है इसमें कि इसमें जो सेक्शन 12 है यूजीसी एक्ट का, ये इसके मेन फंक्शंस की बात करता है कि यूजीसी के मेन फंक्शंस क्या क्या है, कोऑर्डिनेशन करना, डिटर्मिनेशन करना, मेंटेनेंस करना यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड को, यानी भविष्य विद्यालय में मानकों का ये समन्वय करेगा, निर्धारण करेगा और उसका रखरखाव भी करेगा। नेक्स्ट क्या है इसमें कि ये सिर्फ रखरखाव या मानकों के निर्धारण तक ही सीमित नहीं है, ये फंड भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए यूनिवर्सिटीज में। इसके बाद क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, ये सिर्फ क्या है, एक रिकमेंडेटरी बॉडी है। ये किसी भी यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट या फिर उसको डी रिकॉग्नाइज करने की शक्ति या फिर अधिकार नहीं रखता है। यानी क्या है, ये सिर्फ क्या करता है, एक संस्तुति निकाय है कि रिकमेंड कर सकता है किसी यूनिवर्सिटी के बारे में, लेकिन वो क्या है, किसी भी यूनिवर्सिटी को स्थापित करने या उसकी मान्यता करने का अधिकार नहीं रखता है। इसके बाद हमने देखा कि इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में क्या है, पहले पे चेयरमैन है, दूसरे पे वाइस चेयरमैन है, तीसरे पे 10 अदर मेंबर्स होंगे इसकी कमेटी में, और लास्ट में क्या है, सेक्रेटरी होंगे जो क्या होते हैं, आपके एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। और जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 10 मेंबर है, इन तीनों को अपॉइंट करने का काम कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करने का काम करती है। उसके बाद हमने देखा कि इसका मेन सेंटर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, लेकिन इसके 6 रीजनल ऑफिसेस हैं, वो कहाँ पे, बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में है। इसके बाद हमने देखा कि यूजीसी ने वेरियस स्कीम चलाई हुई है। सबसे पहले यूनिवर्सिटीज के लिए यूनिवर्सिटी विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस,
फिर कॉलेजेस के लिए कॉलेजेस विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस। फिर थर्ड क्या है आपका, सेंटर्स के लिए सेंटर विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस एंड अ पर्टिकुलर एरिया। फिर है स्पेशल असेसमेंट प्रोग्राम्स। फिर है बेसिक साइंटिफिक रिसर्च। इसके बाद क्या है कि इसके पहले जो चेयरमैन है वो कौन रहे हैं आपके, सीडी देशमुख रहे हैं या फिर डॉक्टर सीडी देशमुख रहे हैं। और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, प्रोफेसर जगदीश कुमार जी हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये था छोटा सा लेक्चर या फिर छोटा सा इंफॉर्मेशन आपका यूजीसी के रिगार्डिंग या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के रिगार्डिंग, जो पहले पेपर में यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट भी आपका ये जो स्टेचुटरी बॉडी है या संवैधानिक निकाय है, जिसका क्या है बहुत अहम रोल है आपके यूजीसी नेट, उसमें भी और विश्वविद्यालयों के विकास या उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में भी। तो आज हम बात करेंगे स्वयं के बारे में। स्वयं क्या है, ये फ्री ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो है वो उसमें स्वयं कैसे आपकी हेल्प करता है और गवर्नमेंट ने क्यों चलाया है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, किसने इसको डेवलप किया है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ये स्वयं जो है आपके फर्स्ट पेपर से रिलेट करता है, यानी इस बार जो नेट का एग्ज़ाम देकर आए होंगे उनको भी पता होगा कि स्वयं से काफ़ी क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे आपके पेपर 1 में। तो ये पेपर 1 की क्लास आज हम ले रहे हैं, जिसमें हम स्वयं के बारे में बात करेंगे, जिसमें शिक्षित भारत उन्नत भारत की बात की गई है। तो ये जो प्रोग्राम है स्वयं का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएट है, यानी ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म दिया है एजुकेशन के लिए। इसके साथ साथ जो ये स्वयं है, यानी आपका स्वयं प्लेटफॉर्म है एजुकेशन का, ये किसने डेवलप किया है, इसमें 3 मेन ब्रांचेस हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, NPTEL है यानी नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग, इसके साथ साथ IIT मद्रास। आपको ध्यान रखना है कौन कौन से इसमें जो 3 आपके इंस्टीट्यूशंस है जिसने स्वयं को डेवलप किया है। तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसके बाद NPTEL है यानी नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, और इसके साथ साथ IIT मद्रास है। IIT मद्रास को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जो आपका स्वयं है इसमें 3 मुख्य सिद्धांतों पर ये डिज़ाइन किया गया है, यानी शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए ये बनाया गया है। जिसमें पहला क्या है, एक्सेस यानी सभी लोगों तक इसकी पहुंच बनाना। इसके बाद इक्विटी यानी समानता रखना, लिंग भेद या फिर सामाजिक किसी भी तत्व से इसमें भेदभाव नहीं करना। इसके साथ साथ क्वालिटी यानी गुणवत्ता के साथ जो है एजुकेशन को प्रमोट करना। अब इसमें एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या रखा गया है, तो इसमें सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम संसाधनों को सभी तक पहुंचाना। जैसे हमने अभी पीछे भी पढ़ा कि सबसे पहला इसका जो 3 प्रमुख सिद्धांतों पर ये बेस्ड है, तो उसमें पहला जो है एक्सेस है। तो इसमें एक्सेस का मतलब क्या है कि सभी को जो आपके टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज है वो सभी को उपलब्ध कराना क्या है, इसका मेन मोटिव है। इसके बाद दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो विद्यार्थी क्या है कभी भी डिजिटल जो डिवाइसेस है या डिजिटल रेवोल्यूशन के वो भागीदार नहीं रहे हैं, या कभी भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, तो उनको क्या करना, उनको ऐसी क्रांति में यानी इसमें डिजिटल रेवोल्यूशन में इसका हिस्सा बनाना इसका मेन उद्देश्य है। यानी स्वयं का उद्देश्य उन विद्यार्थियों के लिए डिजिटल विभाजन को बांटना है जो अब तक डिजिटल क्रांति से अछूते रहे हैं, यानी जिन्होंने अभी तक डिजिटल क्रांति में कोई भी अहम हिस्सेदारी नहीं की है या फिर वो अभी तक ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाए हैं तथा ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं। तो इन लोगों को यानी वो जो पॉपुलेशन है भारत की जो अभी तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ पाई है या फिर ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही है, तो उन लोगों को इसमें जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद ये जो है कौन सी क्लासेस के लिए चलाया गया है ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दिस इज डन थ्रू अ प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट होस्टिंग ऑफ ऑल द कोर्सेज टॉट इन क्लासरूम फ्रॉम 9 टिल पोस्ट ग्रेजुएशन। यानी ये जो प्लेटफॉर्म है आपका स्वयं जो है ये 9 क्लास से लेकर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या PG तक चलाया गया है। इसके साथ यहाँ पर क्या है, इस कोर्स को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए इंडिया के सबसे बेस्ट जो टीचर है उनको अवेलेबल कराया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट। स्वयं पोर्टल है, ये किसकी बात करता है, एनीवन एनीवेयर एट एनी टाइम, यानी कोई भी व्यक्ति कहीं भी
कभी भी पढ़ सकता है, थ्योरी पर बेस्ड है। इसमें जो आपके इंडिया के 1000 टीचर्स हैं उनको विशेष रूप से चुना गया है, यानी जितने भी आपके संकाय हैं उसमें से पूरे देश भर से 1000 शिक्षकों को इसमें चुना गया है। एक ऐसे मंच के माध्यम से किया जाता है जो कक्षा 9 से लेकर स्नातकोत्तर तक शिक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों की मेजबानी की सुविधा प्रदान करता है। यानी 9 से स्नातकोत्तर यानी 9 टू आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तक की कक्षाएं इसमें ली जाती हैं। इसके साथ साथ इसको किस टर्म पर आधारित किया गया है, कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं भी पढ़ सकता है। एनीवन एनीवेयर एट एनी टाइम एक्सेस द लर्निंग प्रोसेस। उसके बाद क्या है, सभी पाठ्यक्रम इंटरैक्टिव है। क्यों इंटरैक्टिव है? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के द्वारा ये तैयार किए गए हैं और ये सभी लोगों के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं। इसके साथ यहाँ पर क्या है कि इसमें जो शिक्षा उपलब्ध कराएंगे वो देश भर के 1000 सबसे अधिक यानी विशिष्ट जो शिक्षक होंगे, जो उस अपने सब्जेक्ट के ज्ञाता होंगे अच्छे से, तो उनको इसमें चुना गया है। इसके बाद क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं या फिर चतुर्थांशों की बात करते हैं, तो स्वयं में 4 चतुर्थांश दिए गए हैं, जिसमें आपके क्या है, सबसे पहला आता है, ये क्वेश्चन आया भी है कि आपको इसको अरेंज करना है, तो सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स आते हैं। उसके बाद स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल्स दैट कैन बी डाउनलोडेड प्रिंटेड, यानी आपको वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे, उसके साथ साथ में आपको नोट्स दिए जाएंगे जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट निकलवा सकते हो। इसके बाद अपने सेल्फ असेसमेंट के लिए या फिर अपनी अच्छी तैयारी है या नहीं है उसके लिए टेस्ट कराते हैं और टेस्ट के साथ साथ क्विजेस होते हैं। उसके बाद ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म दिए गए हैं आपके डाउट सेशन के लिए, यानी यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, उसके बाद आपको रीडिंग मटेरियल्स मिलेगा जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। इसके बाद सेल्फ असेसमेंट के लिए यहाँ पे टेस्ट मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे और ऑनलाइन डिस्कशन के मिलेगा आपको आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री का उत्पादन और वितरण किया जाए, तो 9 राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किए गए हैं, यानी कि एक अच्छा लर्निंग कंटेंट दिया जाए और जो लेक्चर्स है वो काफ़ी, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है काफ़ी अच्छी हो, तो उसके लिए 9 कोऑर्डिनेटर्स जो है वो डिसाइड किए गए हैं। तो सबसे पहला इसमें कोऑर्डिनेटर कौन है आपका, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये क्या है, फॉर सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज। AICTE क्या करा रहा है, आपका सेल्फ पेस्ड और इंटरनेशनल कोर्सेज को देख रहा है। उसके बाद है NPTEL, जैसे मैंने अभी बात की थी, ये आपका क्या है, इसको एस्टेब्लिश करने में भी अहम भूमिका निभाने वाला आपकी संस्था है। इसमें क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। कौन सा कोर्स अवेलेबल करा रहा है आपको, इंजीनियरिंग का। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये क्या है, नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि अभी क्वेश्चन भी आया था कि UGC पोस्ट ग्रेजुएशन को कौन कंडक्ट करा रहा है, तो UGC पोस्ट ग्रेजुएशन के नॉन टेक्निकल जो कोर्सेज है उसको कंडक्ट करा रहा है। CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये आपके UG के कोर्सेज के या फिर UG एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है आपका CEC, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये स्कूल एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी स्वयं पर। फिर NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये क्या है, स्कूल एजुकेशन को ही प्रमोट करने के लिए है, ओपन स्कूलिंग, यानी जो आपके डिस्टेंस लर्निंग वाले जो स्कूल्स हैं उनके लिए। इसके बाद IGNOU जो है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये क्या है, फॉर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट के लिए कोर्स कंडक्ट करा रही है। IIMB, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, ये क्या करा रही है, आपकी मैनेजमेंट स्टडीज़ के कोर्सेज प्रोवाइड करा रही है। उसके बाद 9 आता है आपका NITTR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च,
ये क्या है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को इनिशिएट कर रहा है, तो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो यूजीसी नेट में पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन यूजीसी नेट में इस बार पूछा भी गया है कि नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन को कौन प्रमोट कर रहा है, तो यूजीसी प्रमोट कर रहा है उसे। अंडर ग्रेजुएट कोर्स को सीईसी कर रहा है प्रमोट, यानी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन ये देख रहा है। और इंजीनियरिंग कोर्सेज को कौन देख रहा है, आपका एनपीटीईएल देख रहा है। इंटरनेशनल कोर्सेज को कौन देख रहा है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE देख रहा है। इसके बाद स्कूल एजुकेशन को NCERT देख रहा है, और आपका जो स्कूल एजुकेशन ओपन लर्निंग के लिए है तो उसको NIOS देख रहा है। इसके बाद आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट की बात करें तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट करा रही है। और मैनेजमेंट स्टडी को कौन देख रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु देख रहा है। इसके बाद आपका टीचर ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स है, यानी जो टीचर्स के लिए है, वो कौन कंडक्ट करा रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च इसको कंडक्ट करा रही है। तो ये था आपका स्वयं से रिलेटेड। इसमें ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इसके 4 जो चतुर्थांश है वो कौन कौन से, तो आपको ध्यान रखना है। वीडियो लेक्चर्स हैं, स्पेशल प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल्स हैं। उसके बाद जब हमें वीडियो लेक्चर मिल गया, हमें अपना पढ़ने का मटेरियल मिल गया, तो उसके लिए टेस्ट होता है। जैसे आप नॉर्मल क्लास में भी जाते हैं तो पहले हमें टीचर्स पढ़ाते हैं, उसके बाद हमें मटेरियल देते हैं या मटेरियल बताते हैं कि हमें यहाँ से पढ़ना है, उसके बाद हमारा टेस्ट रखा जाता है। तो इसमें भी सेम वही है कि सेल्फ असेसमेंट के लिए आपके टेस्ट होते हैं, क्विजेज होते हैं, और उसके बाद अगर हमारे कोई डाउट्स आते हैं तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए ऑनलाइन डिस्कशन होता है। जो शम के ऑब्जेक्टिव्स है उसमें क्या क्या है कि सभी लोगों तक इसकी पहुंच बनाना है। इसके बाद जो स्टूडेंट आज तक डिजिटल जो अपना प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ नहीं कर पाया, तो उनको भी डिजिटल रेवोल्यूशन यानी डिजिटल क्रांति से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद ये जो प्रोग्राम है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किन्होंने इसको डेवलप किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, NPTEL और IIT मद्रास। IIT मद्रास आपको ध्यान रखना है कि स्वयं में काफ़ी इम्पोर्टेंट इसका रोल रहा है। इसके बाद ये 3 सिद्धांतों पर आधारित है, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। बात करेंगे स्वयं प्लस की, यानी स्वयं से ही निकला है आपका स्वयं प्लस। तो इसमें क्या है, अनलॉकिंग योर पोटेंशियल, शेपिंग योर फ्यूचर। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्वयं जो है वो किसने दिया और कब दिया। तो ये 27 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया है, 27 फेब 2024 को ये लॉन्च किया गया है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, श्री धर्मेंद्र प्रधान सर ने इसको लॉन्च किया था। और ये जो स्वयं प्लस है इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो हायर एजुकेशन हमारा है उसमें हमारा ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है वो आज भी बहुत कम है। तो इसी को ही बढ़ाने के लिए स्वयं प्लस की जो है वो डिमांड रखी गई, यानी इसको लॉन्च किया गया जो हमारा ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है इसको बढ़ाने के लिए। तो इसमें क्या क्या मेन उद्देश्य रखा गया कि 50% जो आपका ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है उसको 2035 तक जो है प्राप्त किया जाए, और 65% जो है यानी 65% जो है वो 2047 तक उसको अचीव किया जाए। यानी टू अचीव अ हायर एजुकेशन ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो 50% बाय 2035 एंड 65% बाय 2047, which implies the addition of 37 million and 66 million learners respectively to the current system। यानी ये 50% और 65% की जो हम बात कर रहे हैं ये हमें कब मिलेगा, जो अभी तक हमारी वर्तमान जो प्रणाली है शिक्षा की उसमें 37 मिलियन जब लर्नर्स हैं और जुड़ जाएंगे तो हम 50% जो आपका ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है उसको प्राप्त कर लेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम 66 मिलियन जो लर्नर्स हैं उनको जोड़ देंगे इसके साथ, तो हमें 65% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो मिल जाएगा। यानी 2035 तक हमें 50% करना है ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, और 2047 तक हमें 65% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो करना है, जिसके लिए हमें क्या करना है, 2035 तक हमें 37 मिलियन जो आपके लर्नर्स हैं या फिर जो विद्यार्थी हैं उनको जोड़ना है, और 2047 तक हमें 66 मिलियन जो शिक्षार्थी है उनको इससे जोड़ना है। और इसका दूसरा जो गोल है वो क्या है, टू अचीव दिस
The government has recognized the need to look at non-linear model of growth and leverage the role of technology in ensuring all learners have equitable access to high quality education. अब यहाँ पर क्या बात की गई है कि ये जो आपका स्वयं प्लस है ये क्या है, गैर रेखीय मॉडल है। और गैर रेखीय मॉडल में क्या किया गया है, सभी जो विद्यार्थी है या सभी जो शिक्षार्थी है उसको उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना और प्रौद्योगिकी की भूमिका का लाभ उठाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद दूसरा, वन सच इनिशिएटिव स्वयं इज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने कल देखा था स्वयं में कौन कौन थे आपके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था, NPTEL था और IIT मद्रास था। तो और जो स्वयं था वो आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ही एक ऐसा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है जो बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को जोड़ता है और इसी उद्देश्य से ही और अच्छी शिक्षण प्रणाली को अपनाने के लिए आपकी जो ये डिजिटल क्रांति है इसमें आपका स्वयं प्लस को लाया गया है। और ये आपको ध्यान रखना है MOCC, ये आपके UGC नेट के प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है इसकी फुल फॉर्म। तो ये क्या है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो बड़े स्तर पर आपका जो ऑनलाइन कोर्सेज करा रहा है उसमें स्वयं का भी महत्वपूर्ण योगदान है, यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसके साथ साथ NEP 2020 के अनुसार या फिर NEP 2020 के अनुसार स्वयं के लिए अपनी मौजूदा पेशकशों का विस्तार करने की आवश्यकताओं को पहचानना है ताकि उद्योग की ज़रूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों की पहचान की जा सके और उन्हें क्या है, शिक्षार्थियों को रोजगार की क्षमता को बढ़ाने के लिए अपने जो कोर्सेज हैं उनको उसमें शामिल किया जा सके। इस सीमा तक स्वयं प्लस को उद्योग जगत की अग्रणी कंपनियों और एडटेक कंपनियों के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा ताकि अपने शिक्षार्थियों के लिए रोजगार और पेशेवर विकास केंद्रित कार्यक्रम लाए जा सके। अब जो आपका स्वयं था उसमें आपके सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो मैंने कल बात भी की थी, लेकिन स्वयं को और भी अच्छा बनाने के लिए, यानी आज की जो डिमांड है वो क्या है आपकी औद्योगिक डिमांड है या फिर टेक्नोलॉजिकल डिमांड है एजुकेशन में, तो उसको बढ़ाने के लिए स्वयं प्लस को लाया गया है जिसमें क्या है उद्योग जगत जो है उसमें कंपनियों और एडटेक कंपनियों के सहयोग से इसे लॉन्च किया जाएगा। और ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये आपका NEP 2020 के ऊपर बेस्ड है। इसके बाद इसमें मेन कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बाद एनर्जी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ITs है, मैनेजमेंट स्टडीज़ है, फिर टीचर एजुकेशन है, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म है, सोशल साइंस, इंडिया नॉलेज सिस्टम, मीडिया एंड कम्युनिकेशन। तो ये इसमें मेन प्रोग्राम्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ITs एंड ITES, मैनेजमेंट स्टडीज़, टीचर एजुकेशन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, सोशल साइंस, इंडिया नॉलेज सिस्टम एंड मीडिया एंड कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं कि जो इसमें प्राइमरली जो फोकस किया गया है वो किन किन चीज़ों पर फोकस किया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा सकता है। सबसे पहला क्या है, बिल्डिंग एन इकोसिस्टम फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स इन प्रोफेशनल एंड करियर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग लर्नर्स, कोर्स प्रोवाइडर्स, इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। यानी इसमें क्या बात कर रहा है, पेशेवर और करियर विकास में सभी हितधारकों के लिए एक तंत्र का निर्माण करना है। उस तंत्र में कौन कौन शामिल होंगे, यानी एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जिसमें विद्यार्थी होंगे, उसके बाद पाठ्यक्रम प्रदाता यानी जो कोर्स को प्रोवाइड करा रहा है आप लोगों को वो शामिल होंगे, इसके बाद जो इंडस्ट्रीज़ है, उद्योग है वो शामिल होंगे, इसके बाद जो आपको पढ़ाने वाले हैं उस कोर्स में यानी शिक्षाविद जो हैं वो शामिल इसमें होंगे और जो इसके रणनीतिक साझेदार हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो इसमें स्वयं प्लस है, इसमें किस किस को इंक्लूड किया जाएगा, यानी आपके प्रोफेशनल एंड करियर डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें आपके शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम प्रदाता, उद्योग, शिक्षाविद और रणनीतिक साझेदार को शामिल किया जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है, हाई क्वालिटी लर्निंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फ्रॉम द बेस्ट इंडस्ट्री एंड एकेडमिया एट अफोर्डेबल कॉस्ट, यानी आपको किफ़ायती लागत पर
यानी बहुत सस्ते दरों पर सर्वश्रेष्ठ उद्योगों से या फिर जो अच्छे जो आपके टीचर्स हैं, हाईली प्रोफाइल जो आपके टीचर्स होंगे, उनसे उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम जो है वो दिए जाएंगे। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट फोकस प्रोग्राम कौन से होंगे जिनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्राप्त हो, इस तरीके के प्रोग्राम्स उसमें होंगे। इम्पार्टिंग फ्यूचर स्किल्स इन चूजन डोमेन्स, यानी रोजगार केंद्रित जो कार्यक्रम है उनको चुना जाएगा जो भविष्य के कौशल प्रदान करते हैं। Reach a large learner base by catering to learning across the country with a focus on reaching learning from Tier 2 and Tier 3 towns। यानी पूरे देश में क्या किया जाएगा, सीखने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक बड़े शिक्षार्थी आधार तक पहुँचे, जिसमें टायर 2 और टायर 3 शहरों के शिक्षार्थियों तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अभी आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से जो टाउन्स है उसको स्वयं प्लस में शामिल किया गया है। तो आपके जो टीयर 2 और टीयर 3 में आता है या टायर 2 टायर 3 में आता है उसको इसमें शामिल किया गया है। फ्लेक्सिबल ऑफरिंग बेस्ड ऑन लर्नर नीड्स across chosen disciplines with options learn through resources in वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस, यानी शिक्षार्थियों को क्या है, शिक्षार्थियों की ज़रूरत के आधार पर लचीले प्रस्ताव चुने हुए विषयों में स्थानीय भाषाओं में संसाधनों के माध्यम से सीखने के विकल्प के साथ इसको प्रस्तुत किया गया है। यानी जो भी शिक्षार्थी है, चाहे वो बंगाल का तो है उसको बंगाली भाषा में सीख सकता है, चाहे वो आपका तमिलनाडु से है तो तमिल भाषा में उसको सीख सकता है, चाहे वो हिंदी भाषी आपके जो राज्य हैं उनमें से है तो वो हिंदी भाषा में इसको सीख सकता है। तो इसको क्या है, शिक्षार्थियों के लिए इसको लचीला बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए स्थानीय भाषाओं में सिखाने का संकल्प जो है वो रखा गया है। इसके बाद एक्सेस टू इंडियन नॉलेज सिस्टम फॉर लर्नर्स अक्रॉस द ग्लोब, दुनिया भर के जो शिक्षार्थी हैं उनको क्या है, भारतीय ज्ञान प्रणालियों तक इस पहुंच प्रदान कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं इसके विजन की। तो इसका विजन क्या है, स्वयं प्लस envisions to transform the professional development journeys of all learners by providing access to the best learning content and growth opportunities so they can take charge of their futures। यानी स्वयं प्लस का लक्ष्य क्या है, सभी विद्यार्थियों को सर्वोत्तम शिक्षा सामग्री और विकास के अवसरों तक पहुंच प्रदान करके उसकी व्यावसायिक विकास की जो यात्रा है, यानी जो उसका व्यावसायिक जो जीवन शुरू होने वाला है उसके लिए उसको तैयार करना या उसको बदलना, ताकि वो अपने भविष्य की जिम्मेदारियों को स्वयं उठा सके। मिशन में इसमें क्या रखा गया है, इसका मिशन है द मिशन इज टू प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन बाय प्रोड्यूसिंग अ हाई क्वालिटी टैलेंट पाइपलाइन फॉर द नीड्स ऑफ टुमारो। इसका मुख्य उद्देश्य है भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिभाओं का निर्माण करके राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। यानी क्या करना है हमें कि इस तरीके का स्किल डेवलप करना है हमारे जो विद्यार्थी हैं उनमें, जो भविष्य में चल के एक राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा सके। अब हम बात करते हैं इसकी नोडल एजेंसीज, इसको फंड कौन कर रहा है और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो कमिटीज़ हैं वो क्या है। तो इसको फंड कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो आईआईटी मद्रास है। हमने कल भी पढ़ा था, स्वयं में भी आपकी जो नोडल एजेंसी है वो आईआईटी मद्रास है फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्वयं प्लस। यानी स्वयं प्लस को इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है, आपके आईआईटी मद्रास करती है, जो नोडल एजेंसी है इसकी। फंड इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। इसके बाद प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कमेटीज में कौन कौन, आपके एकेडमिया और इंडस्ट्रीज इसमें शामिल है। तो ये वही बता रहा है जो मैंने आपको पहले उसमें बताया कि स्वयं प्लस जो है शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा विभाग द्वारा वित्त पोषित है। इसके साथ साथ इसमें शिक्षा मंत्रालय ने स्वयं प्लस को लागू करने के लिए आईआईटी मद्रास को नोडल एजेंसी नियुक्त किया है। स्वयं प्लस द्वारा स्थापित शिक्षा और उद्योग जगत के सदस्यों वाले कार्यक्रम कार्यान्वित समिति मानदंड स्थापित करेगी और मंच पर शामिल किए जाने वाले प्रत्येक भागीदारी और उनके पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन करेगी। यानी ये कमेटी क्या करेगी, जो आपके जो स्वयं प्लस पोर्टल है उस पर जो कोर्सेज दिए जा रहे हैं, कितनी भागीदारी है
उनके पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन करेगी। अब ये कुछ कोर्सेज पार्टनर्स हैं जो स्वयं प्लस में अपनी अहम भागीदारी निभा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 360 DGTMG है, उसके बाद आचार्य नेट है, आनंदी फाउंडेशन है, अर्थ निर्मिति है, उसके बाद एस्पायर फॉर हर एस्पायर है, इसके बाद ओरोविले है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट है, सिस्को है, फर्स्ट MR है, GUVI है, IITM प्रवर्तक है, इंटेल है। इसके साथ ये और जो आपके पार्टनर्स हैं जो आपके क्या कर रहे हैं, स्वयं प्लस में कोर्सेज को प्रोवाइड कराने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट भी है, टाटा का भी है, इसके साथ स्मार्ट ब्रिज है, इसके साथ साथ आपका लोगो 9 है, तो ये काफ़ी सारे हैं। महिंद्रा टेक महिंद्रा फाउंडेशन है। तो इनको आपको ध्यान रखना कि कौन कौन से इसके जो कोर्सेज पार्टनर्स हैं जो स्वयं प्लस में अहम भागीदारी निभा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे स्वयं प्रभा के बारे में, जो आपका पेपर 1 से रिलेटेड है और इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे UGC नेट का, उसमें तो पेपर 1 में हम देख रहे हैं, मैंने स्वयं प्लस के बारे में आपको बताया है, स्वयं के बारे में आपको बताया। तो आज हम स्वयं प्रभा के बारे में बात करेंगे। स्वयं प्रभा क्या है? फ्री DTH चैनल फॉर एजुकेशन, 40 DTH चैनल का एक ग्रुप है जो क्या है, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम्स को 24 घंटे जो है प्रसारित करता है। यानी क्या है कि आपका जो स्वयं प्रभा है इस पे कितने चैनल्स हैं? 40 DTH चैनल्स है। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये UGC नेट में पूछा भी जा सकता है कि स्वयं प्रभा जो है उस पे कितने DTH चैनल है। तो इस पे 40 DTH चैनल है जो क्या है 24 घंटे प्रसारित होते हैं या 24 घंटे उनका टेलीकास्ट होता है। एजुकेशनल प्रोग्राम्स है हाई क्वालिटी के, और ये किसके थ्रू आपके जो प्रसारित किए जाते हैं, GSAT 15 सैटेलाइट है उसके थ्रू ये प्रसारित किए जाते हैं। तो आपको 3 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि 40 DTH चैनल है, इसके बाद 24 घंटे ये प्रसारित होता है, हाई क्वालिटी एजुकेशन यानी उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रम इसमें प्रसारित किए जाते हैं, और इसके साथ ये किस सैटेलाइट से आपका जो है प्रसारण किया जाता है, GSAT 15 सैटेलाइट जो है उससे ये जो 40 DTH चैनल आपके प्रसारित किए जाते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें मेन हैं। प्रत्येक दिन ये क्या करेगा, 4 घंटे एटलीस्ट अपने जो कंटेंट है या न्यू कंटेंट है, हर दिन कम से कम 4 घंटे के लिए नई सामग्री होगी, यानी नई सामग्री वो प्रदान करेगा हर दिन। कितने घंटे? 4 घंटे। और इन 4 घंटों के कार्यक्रम को 5 बार दिन में दोहराया जाएगा। और 5 बार दोहराने का मेन रीज़न क्या है, ताकि जो आपके छात्र हैं या फिर जो स्टूडेंट है वो क्या कर सके, सुविधा अनुसार अपने समय को चुन सके। यानी कोई अगर 7 बजे किसी को सूटेबल लगता है कि वो सुबह 7 बजे पढ़ना चाहता है तो वो सुबह 7 बजे उठकर उसको देख सकता है। किसी को लगता है कि 12 बजे के आसपास वो उसको पढ़ सकता है, अच्छे से उसके पास फ्री टाइम है उस टाइम, तो 12 बजे उसको पढ़ सकता है। यानी जो स्वयं पर 40 DTH चैनल चलते हैं उसमें क्या है, दिन में कम से कम 4 घंटे के लिए एक नई सामग्री डाली जाती है, और वो जो नई सामग्री डाली गई उसको 5 बार दोहराया जाता है ताकि छात्र अपनी सुविधा अनुसार समय चुन सके। एवरी डे देयर विल बी न्यू कंटेंट फॉर एट लीस्ट 4 hours which would be repeated 5 more times a day, allow the student to choose the time of their convenience। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि जो आपका स्वयं प्रभा है ये इसको अपलिंक करने के लिए किसको जो है कार्य दिया गया है, यानी जो जितने भी चैनल्स हैं आपके 40 उसको अपलिंक करने का काम कौन करता है? बिसाज एंड गांधीनगर करता है। बिसाज क्या है आपका? भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जो कहाँ है आपका? गांधीनगर में है, गुजरात में। तो ये जितने भी आपके 40 जो DTH चैनल है जो क्या है आपका GSAT 15 जो सैटेलाइट है उससे प्रसारित किए जा रहे हैं उनको अपलिंक करता है। इसके बाद जो कंटेंट है वो कौन प्रोवाइड कराता है? तो कंटेंट में यहाँ पे आपके 4 जो इंस्टीट्यूशन है वो इसको कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। एक IITs कराती है, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कराता है, CEC द कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन इसको कंटेंट प्रोवाइड कराता है, और IGNOU
आपकी जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है वो इसको कंटेंट प्रोवाइड कराती है। यानी सामग्री जो है आईआईटी, यूजीसी, सीईसी इसको और इग्नू द्वारा प्रदान की जाती है। इसके बाद यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये जो है जितना भी काम हो रहा है इसका रख रखाव कौन करेगा, तो इनफ्लिबनेट है, ये इसका रख रखाव करेगा। द इनफ्लिबनेट सेंटर मेंटेन्स द वेब पोर्टल, यानी वेब पोर्टल को कौन मेंटेन करेगा, आपका इनफ्लिबनेट है, ये मेंटेन करेगा। और इनफ्लिबनेट के जो मेन जो सेंटर है वो कहाँ पे, आपका गांधीनगर में है। आपको ये ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म भी ये पूछ सकता है आपसे, इनफ्लिबनेट की फुल फॉर्म क्या है, तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ये इसका सेंटर कहाँ है, गांधीनगर में। यहाँ पर हमें 3 चीज़ें मेन दी गई है। सबसे पहले क्या है कि इसको अपलिंक करने का, यानी जो चैनल्स हैं उनको अपलिंक करने का काम कौन करता है, बिसाजन करता है। और कंटेंट कौन प्रोवाइड कराता है, यहाँ पे 4 इंस्टीट्यूशन है, 4 इंस्टीट्यूशन है जो आपके कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आईआईटीज़ हैं, यूजीसी है, सीईसी यानी द कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन है, और इग्नू है। तो ये चारों के चारों इसको कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। और इनफ्लिबनेट सेंटर जो है वो वेब पोर्टल को मेंटेन करता है, या फिर इनफ्लिबनेट जो वेब पोर्टल का रख रखाव करता है। और इनफ्लिबनेट क्या है, आपका इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, जिसका सेंटर कहाँ है, गांधीनगर में ही है। अब बिसाजन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। 40 डीटीएच चैनल को हमारे जो स्वयं प्रभा है उसको प्रसारित करने में, उसको अपलिंक करने में काफ़ी अहम भूमिका निभा रहा है। तो इस बिसाजन का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान। अब ये क्या है, एन ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 अंडर द METY गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द अंडरटेक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटेट national and international corporation capacity building and support technology transfer and entrepreneurship development in area of geospatial technology। अब ये क्या करता है, यह संस्थान जो है भारत सरकार के METY के तहत सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, के तहत एक पंजीकृत एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी है जो क्या करती है, भूस्थानिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रबंधन, अनुसंधान एवं विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं उद्यमिता विकास का समर्थन करता है, या इन सबको मेंटेन करने का कार्य करता है। अब बिसाजन में 3 मेन डोमेन एरियाज हैं, वो कौन कौन से, सबसे पहला इसका जो मेन क्षेत्र है कार्य करने का वो क्या है, आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, उपग्रह संचार का। दूसरा जो इसका कार्य है वो क्या है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर भू सूचना विज्ञान से रिलेटेड। तीसरा क्या है, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी यानी भूस्थानिक प्रौद्योगिकी से रिलेटेड। तो 3 डोमेन इसके क्षेत्र हैं जो क्या है आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिसाजन के, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, उपग्रह संचार, भू सूचना विज्ञान, भूस्थानिक प्रौद्योगिकी। अब हम बात करते हैं 3 मेन जो आपके क्षेत्र हैं शिक्षा के, उनको ये अपना जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले क्या है, स्कूल एजुकेशन के लिए कंटेंट प्रोवाइड कराता है, हायर एजुकेशन के लिए कंटेंट प्रोवाइड कराता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है उनके लिए कंटेंट प्रोवाइड कराता है। अब इसके चैनल्स की बात करते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो डीटीएच चैनल जो फर्स्ट है, यानी पहला डीटीएच चैनल जो है उसका नाम क्या है, वागीज, जिसमें क्या है लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में बात की गई है, या इसमें किस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, आपकी जो भाषाएं हैं जिनको सीखा जा सकता है उनसे रिलेटेड और लिटरेचर से रिलेटेड जो कंटेंट है वो डाला गया है। और ये इसका नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन है, सीईसी न्यू दिल्ली है। दूसरा जो चैनल है उसका नाम क्या है, संस्कृति। संस्कृति में किस पर ध्यान दिया गया है या किस पर कंटेंट डाला गया है, हिस्ट्री, कल्चर एंड फिलोसफी, और इसका भी नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन है, सीईसी न्यू दिल्ली है। तीसरा जो चैनल है उसका नाम क्या है, प्रबोध। प्रबोध किससे रिलेटेड है, आपका
सोशल एंड बिहेवियरल स्टडीज से, यानी सामाजिक और व्यवहारिक जो विज्ञान है उसका अध्ययन करने की सामग्री इसमें दी गई है प्रबोध में। और इसका भी नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन है आपका, सीईसी न्यू दिल्ली है। चौथा जो डीटीएच चैनल है उसका नाम है सरस्वती। सरस्वती किससे जुड़ा हुआ है आपका, ये कंटेंट किसका प्रोवाइड कराता है, एजुकेशन एंड होम साइंस का। और इसका भी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन है, सीईसी न्यू दिल्ली है। फिर उसके बाद पांचवा जो डीटीएच चैनल है वो है प्रबंधन। प्रबंधन में हम किसकी स्टडी करेंगे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज। और इसके भी नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन है, सीईसी न्यू दिल्ली है। विधिक जो है, विधिक किससे संबंधित है आपका, जैसे आप विधि शास्त्र, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, विधि जुड़ा हुआ है तो ये जुड़ा हुआ है आपका लॉ से, लीगल स्टडीज से। जैसे प्रबंधन, प्रबंधन हिंदी में आप मैनेजमेंट को हिंदी में प्रबंधन बोलते तो आप मैनेजमेंट स्टडीज से अंदाजा लगा सकते हैं। विधिक आपका हो गया लॉ एंड लीगल स्टडीज से, इसका भी नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन है, सीईसी न्यू दिल्ली है। उसके बाद कौटिल्य, कौटिल्य ने क्या लिखी थी, अर्थशास्त्र। कौटिल्य अर्थशास्त्र से जुड़े हैं, तो इसमें किस पर बात होगी आपकी, इकोनॉमिक्स पे और कॉमर्स पे। तो सीईसी न्यू दिल्ली है इसका भी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है। इसके बाद आता है आर्यभट्ट, खगोल शास्त्र है उससे संबंध है, तो इसी से रिलेटेड क्या है आपका, ये बात करता है फिजिकल एंड अर्थ साइंस पे। तो इसका भी नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन है आपका, सीईसी न्यू दिल्ली है। इसके बाद 9 जो डीटीएच चैनल जो नाम है क्या है, स्पंदन। स्पंदन जो है वो किससे रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराता है आपका, लाइफ साइंस से। और इसका भी कोऑर्डिनेटर सीईसी न्यू दिल्ली है। उसके बाद 10वां जो चैनल है वो क्या है, दक्ष। और दक्ष किससे रिलेटेड है आपका, अप्लाइड साइंस, यानी व्यवहारिक जो विज्ञान है उनसे रिलेटेड है। और इसका भी नेशनल कोऑर्डिनेटर यहाँ पर सीईसी न्यू दिल्ली। आपको ये ध्यान रखना है कि जो 10 डीटीएच चैनल है फर्स्ट से लेकर 10 तक, उनका नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन है आपका, सीईसी है। सीईसी क्या है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। तो इसका जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है वो आपके 10 जो डीटीएच चैनल है उनका है। और पहले चैनल का नाम क्या है, वागीश, जो लैंग्वेज एंड लिटरेचर पे बात करता है। दूसरे का नाम है संस्कृति, जो हिस्ट्री, कल्चर और फिलोसफी पे ध्यान देता है। तीसरा चैनल है प्रबोध, जो सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस पे बात करता है। चौथे चैनल का नाम है सरस्वती, जो एजुकेशन एंड होम साइंस पे बात करता है। पांचवा जो चैनल है उसका नाम है प्रबंधन। प्रबंधन मैनेजमेंट का जो हिंदी जो रूपांतरण है उसको प्रबंधन ही कहते हैं। तो मैनेजमेंट की स्टडीज इसमें होती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की। इसके बाद छठा जो चैनल है विधिक, विधि से आप देख सकते हैं जो लॉ से रिलेटेड होता है। तो आप इसमें किसकी स्टडी करते हैं, लॉ एंड लीगल स्टडीज। इसके बाद कौटिल्य, कौटिल्य आपके अर्थशास्त्र से जुड़े हुए हैं। तो 7वां चैनल आपका कौटिल्य का है। तो कौटिल्य में किसका कंटेंट दिया गया है आपको, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स का। इसके बाद 8वां जो है आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट में किसका कंटेंट है, फिजिकल एंड अर्थ साइंस का। उसके बाद 9वां चैनल जो है उसका नाम है स्पंदन, और इसमें लाइफ साइंस से रिलेटेड बातें की गई है। और 10वां जो चैनल है या 10th जो है उसका नाम क्या है, दक्ष, और दक्ष अप्लाइड साइंस से रिलेटेड है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आ भी चुका है पहले और अभी भी पूछा जा सकता है। तो इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है आपको कि कौन सा डीटीएच चैनल का क्या नाम है और वो किस पर कंटेंट प्रोवाइड कराता है और उसका नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन है। अब बात करते हैं 11th की। तो 11th में क्या है, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड ये कंटेंट प्रोवाइड कराता है, जिसमें इग्नू इसका नेशनल कोऑर्डिनेटर है। चैनल 12 जो है बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेस से रिलेटेड है और ये इग्नू न्यू दिल्ली इसका नेशनल कोऑर्डिनेटर है। 13 जो चैनल है प्रोफेशनल एजुकेशन से रिलेटेड है और इसका भी जो कोऑर्डिनेटर कौन है, इग्नू है। 14 जो चैनल है उसमें ओपन यूनिवर्सिटी एंड ज्ञान दर्शन है और इसका भी जो कोऑर्डिनेटर कौन है, इग्नू है। इसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टीचर एजुकेशन 15 चैनल है, जिसमें इग्नू न्यू दिल्ली इसका नेशनल कोऑर्डिनेटर है। और स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन जो है उसका चैनल नंबर क्या है, 16 है। तो इग्नू क्या है, 11 से लेकर 16 तक नेशनल कोऑर्डिनेटर है आपके चैनल्स का। और 11 किससे रिलेटेड है, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज से, 12 बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेस से, 13 प्रोफेशनल एजुकेशन से, 14 ओपन यूनिवर्सिटी ज्ञान दर्शन, 15 कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टीचर एजुकेशन, 16 स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन, 17 वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और इसका नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन है, आईआईटी बॉम्बे है।
ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से चैनल का कौन कोऑर्डिनेटर है। और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसका भी कोऑर्डिनेटर कौन है आपके, आईआईटी बॉम्बे है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे ही इसका नेशनल कोऑर्डिनेटर है और चैनल नंबर इसका 19 है। 20 जो चैनल नंबर है उस पर फिजिक्स से रिलेटेड कंटेंट है और इसको कौन कंडक्ट करता है, आईआईटी बॉम्बे। यानी आपका 17 से लेके 20 तक जो चैनल है उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन है, आईआईटी बॉम्बे है, जिसमें 17 में बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद 18 में इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, 19 में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग और 20 में फिजिक्स से रिलेटेड कंटेंट आपका दिया गया है। इसके बाद आता है 21 में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंटेंट है और इसका नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन है आपका, आईआईटी दिल्ली है। उसके बाद 22 आईआईटी और इसका भी आपका नेशनल कोऑर्डिनेटर आईआईटी दिल्ली है। 23 में क्या है आपका, सिविल इंजीनियरिंग है और इसका जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है आईआईटी गांधीनगर है। 24 में जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है और इसका जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है आईआईटी कानपुर है। 25 जो चैनल है डीटीएच, उसमें ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस से रिलेटेड कंटेंट है, जिसको कौन कोऑर्डिनेट करता है आपका, आईआईटी कानपुर। इसके बाद 26 में मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक, बिजनेस, एनालिटिक कम्युनिकेशन, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट और इसको भी कौन देखता है आपका, आईआईटी कानपुर देखता है। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ईएनटी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स को कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, आईआईटी कानपुर और इसका चैनल नंबर क्या है, 27। इसके बाद 28 जो चैनल है उसको इससे रिलेटेड कंटेंट है विजुअल कम्युनिकेशन, ग्राफिक डिज़ाइन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी और ये भी कौन प्रोवाइड करता है, आईआईटी कानपुर प्रोवाइड कराता है। इसके बाद 29 जो है आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड है, इसका नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन है, आईआईटी खड़गपुर है। 30 जो चैनल है वो किससे रिलेटेड है आपका, कंप्यूटर साइंसेस, इंजीनियरिंग, आईटी एंड रिलेटेड ब्रांचेस, तो इसको भी कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, आईआईटी खड़गपुर। 31 जो चैनल है इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, बायोमेडिकल एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंटेंट है और जिसको कौन नेशनल कोऑर्डिनेटर है इसका, आईआईटी मद्रास। 32 जो चैनल है वो रिलेटेड है आपका ब्रिज कोर्सेस एंड इम्पैक्ट सीरीज, आईआईटी मद्रास ही इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। केमिकल इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेस, इसको भी कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है आपका, आईआईटी मद्रास। 34 जो चैनल है उसका नाम क्या है, हेल्थ साइंसेस और इसको भी कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, आईआईटी मद्रास कर रहा है। 35 में क्या है, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, माइनिंग एंड ओशन इंजीनियरिंग, इसको भी कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, आईआईटी मद्रास। 36 जो चैनल है उसका नाम है स्किल एंड लॉजिस्टिक, आईटी अनेबल सेक्टर, बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सेक्टर, स्किल, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, लाइफ स्किल, इसको नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन है इसका, आईआईटी मद्रास है। इसके बाद 37 जो चैनल है वो है केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, तो 37 जो चैनल है वो किससे रिलेटेड है आपका, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग और इसको कौन देख रहा है, आईआईटी तिरुपति देख रहा है। 38 जो चैनल है उसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड कंटेंट है और इसको कौन प्रोवाइड करा रहा है आपका, आईआईटी तिरुपति ही। इसके बाद 39 जो चैनल है वो रिलेटेड है आपका परफॉर्मिंग आर्ट, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांसेस, थिएटर आर्ट्स, फिल्म मेकिंग एंड पेंटिंग और इसको कौन देख रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। इसके बाद 40 जो चैनल है उसका नाम है व्यास यूजीसी, जिसको कौन देख रहा है आपका, सीईसी न्यू दिल्ली। यहाँ पे व्यास यूजीसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये 40 जो डीटीएच चैनल नंबर है उस पर है और इसको सीईसी न्यू दिल्ली देख रहा है। और इसके अलावा जो आपके 10 जो चैनल है इनमें चैनल नेम दिए गए हैं वागीश, संस्कृति, प्रबोध, सरस्वती, प्रबंधन, विधि, कौटिल्य, आर्यभट्ट, स्पंदन और दक्ष, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके भी नाम आपको ध्यान रखना है और इसमें किस पर कंटेंट दिया गया है, किस चीज़ से रिलेटेड है, इस पर आपको ध्यान रखना है।
विद्वान के बारे में, ये क्या है, एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क। विद्वान के बारे में हम क्यों जानना चाह रहे हैं, क्योंकि इस बार जो नेट 2024 का जो 18 जून को पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो आपके रिसर्च से रिलेटेड जो विद्वान है उनके बारे में आपको डेटा कहाँ से मिलेगा। तो ई विद्वान वहाँ पे ऑप्शन था, तो इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आगे भी आपका एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, बन सकता है। तो विद्वान क्या है, एक MOE प्रोजेक्ट है जो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT यानी NMEICT के थ्रू ये कंडक्ट किया गया है। अब विद्वान क्या है, विद्वान इज द प्राइमरी डेटाबेस ऑफ द प्रोफाइल्स ऑफ साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स वर्किंग एट लीडिंग एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। आपको ध्यान रखना है कि विद्वान में किन लोगों का डाटा है जो हाईली प्रोफाइल्ड आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो काम कर रहे हैं, जिसमें आपके चाहे साइंटिस्ट है, चाहे रिसर्चर्स हैं यानी शोधार्थी हैं, चाहे वो आपके जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हैं, तो वो सभी इसमें इन्वॉल्व इन टीचिंग इन एंड रिसर्च इन इंडिया। यानी आपके जो इंडिया में जो पढ़ा रहे हैं और जो रिसर्च कर रहे हैं, ये सभी लोग, ये किसके अंदर आते हैं, आपके विद्वान के अंदर आते हैं। इट प्रोवाइड द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सपर्ट बैकग्राउंड, कॉन्टैक्ट एड्रेस, एक्सपीरियंस, स्कॉलरली पब्लिकेशंस, स्किल एंड अकम्पलिशमेंट एंड रिसर्च आइडेंटिटी। अब ये क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराता है विद्वान आपका। विद्वान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपर्ट यानी जो हमारे साइंटिस्ट है या रिसर्चर हैं, या फिर आपके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड टीचिंग फैकल्टी है को इंडिया में, तो उनके एक्सपर्ट्स के बैकग्राउंड के बारे में बताता है, उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है और उनका एड्रेस देता है, उनके एक्सपीरियंस के बारे में बताता है कि उनका रिसर्च एक्सपीरियंस कैसा है, स्कॉलरली पब्लिकेशन यानी जितने भी आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश हुए हैं उनके बारे में बताता है, स्किल एंड अकम्पलिशमेंट के बारे में बताता है और रिसर्च आइडेंटिटी के बारे में बताता है। विद्वान आईडी जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है जितने भी आपके रिसर्च साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं और जितने भी आपके टीचिंग जो प्रोफेशन से जुड़े हुए आपके प्रोफेसर्स हैं उन सभी को। और ये क्या है, अ यूनिक आईडी फॉर इंडियन एक्सपर्ट। विद्वान आईडी क्या है, अ यूनिक आईडी फॉर इंडियन एक्सपर्ट। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। विद्वान भारत में शिक्षण और अनुसंधान में शामिल अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों और अन्य अनुसंधान एवं विकास संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं एवं अन्य संकाय सदस्यों के प्रोफाइल का प्रमुख डेटाबेस है। तो ये एक डेटाबेस है विद्वान, जो हमें किसके बारे में बताता है, इंडिया में जितने भी आपके शैक्षणिक संस्थान हैं और जितने भी अनुसंधान एवं विकास जो संगठन है, उनमें जितने भी वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, शोधकर्ता कार्य कर रहे हैं, तो उन सभी के बारे में हमें क्या देता है, डेटाबेस प्रदान करता है। और इस डेटाबेस में क्या होता है, आपका जो आपके विद्वान हैं उनके बारे में उनकी पृष्ठभूमि होती है, संपर्क होता है, उनका पता होता है, उनका रिसर्च जो एक्सपीरियंस है वो वहाँ पर शेयर होता है, विद्वतापूर्ण जितने भी प्रकाशन अभी तक हुए हैं वो शामिल होते हैं उसमें, कौशल और उपलब्धियाँ उसमें शामिल होती हैं, शोधकर्ताओं की पहचान आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और विद्वान आईडी क्या है, भारतीय विशेषज्ञों के लिए एक अनूठी आईडी क्या है, आपकी विद्वान आईडी, यूनिक आईडी फॉर इंडियन एक्सपर्ट्स। अब इसके बाद यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। जो इसका डेटाबेस है उसको कौन मेंटेन कर रहा है, इनफ्लिबनेट मेंटेन कर रहा है। कल भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था, इनफ्लिबनेट कहाँ है, इसका सेंटर कहाँ है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इनफ्लिबनेट क्या है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, और इसका सेंटर कहाँ है, आपका गांधीनगर में ही है, गुजरात में। तो ये क्या करती है, जो आपके विद्वान का जो डेटाबेस है उसको मेंटेन करने का काम करती है। इसके साथ साथ इसको फाइनेंशियली सपोर्ट कौन कर रहा है, इसको नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT इसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, यानी NMEICT इसको क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है या फाइनेंशियली इसको हेल्प कर रहा है। इसके बाद द डेटाबेस वुड बी इंस्ट्रूमेंटल इन द
सिलेक्शन ऑफ पैनल ऑफ एक्सपर्ट फॉर वेरियस कमिटीज एंड टास्क फोर्स। यह डेटाबेस जो है वो विभिन्न समितियों टास्क फोर्स के लिए विशेषज्ञों के पैनल के चयन में सहायक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है, एस्टेब्लिश बाय द मिनिस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट, ये किसके थ्रू स्थापित किया जाता है, जितने भी मंत्रालय हैं और आपकी जो सरकार है उसके थ्रू इसको स्थापित किया गया है। एस्टेब्लिशमेंट फॉर मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन पर्पसेस, ये किस लिए स्थापित किया गया है, जो भी आपके डेटाबेस डाला जा रहा है उसमें मूल्यांकन प्रयोजनों के लिए इसको स्थापित किया गया है। यानी जो आपका डेटाबेस डाला जा रहा है उसकी निगरानी की जा सके और उनका मूल्यांकन किया जा सके, इसलिए इसको स्थापित किया गया है। ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, क्विकली एंड कन्वीनियंटली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सपर्ट टू पीयर्स, प्रोस्पेक्टिव कोलैबोरेटर्स, फंडिंग एजेंसीज, पॉलिसी मेकर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स इन द कंट्री। यानी देश में किस किस के बारे में बताएगा, देश में सहकर्मियों, संभावित सहयोगियों, वित्त पोषण एजेंसियों, नीति निर्माताओं और अनुसंधान विद्वानों को विशेषज्ञों के बारे में शीघ्रतापूर्वक और सुविधाजनक ढंग से जानकारी प्रदान करता है। यानी हमें किसी भी एक अच्छे रिसर्च स्कॉलर की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, विद्वान पोर्टल पे जाएंगे और वहाँ से हम सर्च करेंगे उसका नाम और वहाँ पे उनकी पूरी डिटेल आ जाएगी। और इसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि उस विद्वान का विद्वान पोर्टल पे अपना क्या बनाना, एक यूनिक आईडी क्रिएट करना ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है आइडेंटिफाई पीयर रिव्यूअर्स फॉर आर्टिकल्स एंड ओरल्स, यानी लेखों और मौखिक के लिए सहकर्मी समीक्षकों की पहचान करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। डिस्कवर पर्सपेक्टिव कोलैबोरेटर्स फॉर ईच ऑनगोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट, अब जितने भी चल रहे जो शोध हैं या जो परियोजनाएं हैं उनके लिए संभावित सहयोगियों की खोज करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। यानी हमें किसी से कोलैबोरेट करना है, किसी के साथ हमें रिसर्च करनी है उनके साथ जुड़ के, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हम विद्वान पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे जिसके साथ हमें रिसर्च करनी है उनको हम मैसेज कर सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट वहाँ से निकाल सकते हैं, उनके कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं और उनसे अप्रोच कर सकते हैं कि हमें आपके साथ काम करना है। इसके बाद इसका और एक क्या मेन उद्देश्य है, एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन डायरेक्टली विद द एक्सपर्ट हु पोजेस द एक्सपर्टीज नीडेड बाय यूजर्स, यानी उपयोगकर्ताओं द्वारा आवश्यक विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञों के साथ सीधा संचार स्थापित करती है। यानी आपको किसी एक्सपर्ट से बात करनी है, जैसे आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में किसी एक्सपर्ट से बात करनी है, चाहे वो स्टैटिस्टिकल का है, चाहे वो जियो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड है, तो आप क्या कर सकते हैं, विद्वान पोर्टल पर जाकर सीधा उनसे संचार स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद टू क्रिएट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी अमंग साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के बीच सूचना आदान प्रदान और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करता है। अब इसमें आता है कि ये किन लोगों के लिए है या यहाँ पर आपको किस किस तरीके का डेटा मिलता है। यहाँ पे 3 लोगों का डेटा आपको मिलेगा, एक अवॉर्डीज, दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन, तीसरा क्या है एक्सपर्ट्स। अब इनके बारे में देखते हैं, अवॉर्डीज कैसे होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट कैसे होने चाहिए और जो आपके रिसर्चर्स हैं उनमें कौन आएंगे, यानी एक्सपर्ट्स में कौन आएंगे। एन एक्सपर्ट हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट डिग्री इन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, यानी कोई भी जो एक एक्सपर्ट है उसको कहाँ तक डिग्री लेना होना चाहिए, यानी पीजी यानी स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएट तक, और डॉक्टरेट की डिग्री के साथ उसके पास क्या होना चाहिए, 10 साल का पेशेवर अनुभव होना चाहिए, यानी 10 ईयर ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा तो वो इसको ज्वाइन कर सकता है। दूसरा अवॉर्डीज कौन है, नेशनल इंटरनेशनल अवॉर्डी एंड साइटेशन ल्यूरेट्स, इसमें क्या है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और प्रशस्ति पत्र विजेता जो है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा कौन ज्वाइन कर सकता है, पोस्ट डॉक्टरल फेलो, रिसर्च स्कॉलर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, प्रोफेसर्स, सीनियर साइंटिस्ट और इक्विवेलेंट पोजीशन इन द टीचिंग एंड रिसर्च, यानी जितने भी आपके रिसर्च से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो आपके पीडीएफ्स हो गए, चाहे वो आपके पीएचडी धारक हो गए, चाहे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, या फिर उन्हीं के इक्विवेलेंट यानी उन्हीं के समकक्ष कोई वरिष्ठ वैज्ञानिक पद है तो वो इसको ज्वाइन कर सकता है।
तो 3 यहाँ पे है मुख्य। 3 कौन कौन मुख्य हैं? एक अवॉर्डीज जिन्हें कोई भी नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिला हो या फिर प्रशस्ति पत्र मिला हो। दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट में कौन आते हैं आपके? जिन्होंने पीजी किया हुआ हो और साथ में 10 साल का एक्सपीरियंस हो। और तीसरा एक्सपर्ट, यानी उनके पास पीएचडी की डिग्री हो और उसके साथ 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च में। और इसके बाद पोस्ट डॉक्टर, फेलो, रिसर्च स्कॉलर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, सीनियर साइंटिस्ट और उन्हीं के समकक्ष जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं उनको इसमें शामिल किया जा सकता है या फिर वो लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कितने लार्ज अमाउंट में हमें रिसर्च से रिलेटेड डाटा मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या है, 2,49,729 एक्सपर्ट्स आपको मिलते हैं विद्वान पर। 2,49,729 एक्सपर्ट्स यहाँ पे हैं, यानी जो आपके विद्वता है वो यहाँ पर 2 लाख से भी ज़्यादा, यानी 2.5 लाख के करीब है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस कितने हैं, यानी इंस्टीट्यूशन जो हैं वो कितने हैं यहाँ पे? 20,193, यानी 20,193 यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस है। और कितने पब्लिकेशंस यहाँ पे मिलेंगे आपको? बहुत लार्ज अमाउंट पे यहाँ पे पब्लिकेशंस आपको मिलते हैं। कितना? 32,03,296, 32,03,296 यहाँ पे आपको पब्लिकेशंस मिलते हैं। अब वाई विद्वान, क्यों हमें विद्वान की ज़रूरत है? सबसे पहला क्या है, एक्सपर्ट एंड रिसर्च स्कॉलर्स, इंस्टीट्यूशंस और पॉलिसी मेकर्स एंड फंडिंग। यहाँ पे 3 तरह के लोगों के लिए विद्वान बहुत ज़रूरी है। इसमें हम देखते हैं एक्सपर्ट्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ये क्यों ज़रूरी है। फाइंड पोटेंशियल स्कॉलर्स विद सिमिलर एक्सपर्टीज, showcase your expertise to the research community, funding agencies, policy makers, etc. Linking to the other database and external resources, profile and reach via automatic update also integrates with ORCID ID, Research ID, Google Scholar ID, etc. अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों ज़रूरी है? फाइंड एक्सपर्ट इन अ गिवन रिसर्च एरिया, ज्योग्राफिक एरिया एंड इम्प्रूव faculty collaboration across organization in India and abroad, identify institutional strength in a given subject area, visualization of co-author network, map of science network. Policy makers के लिए क्यों ज़रूरी है? Policy makers and funding agency, identify experts for committees, expert panels and project proposals, identify funding opportunities and associate experts, identify area intensive research activities, visualize research activities within an organization. एक्सपर्ट जो हैं और रिसर्च स्कॉलर उनके लिए क्यों ज़रूरी है विद्वान? समान विशेषज्ञता वाले संभावित विद्वानों को खोजने के लिए। यानी इस पे हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम देखो फिजिकल ज्योग्राफी में अगर हम काम कर रहे हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी में जिनकी एक्सपर्टी है हम उनसे तुरंत विद्वान से जुड़ सकते हैं, यानी उनके संपर्क में आ सकते हैं। तो समान विशेषज्ञता वाले संभावित विद्वानों को हम खोज सकते हैं आसानी से। यहाँ पे शोध समुदाय, वित्त पोषण एजेंसियों, नीति निर्माताओं आदि के सामने अपनी विशेषज्ञता प्रदर्शित करना। तो इसमें क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके शोध समुदाय हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी फंडिंग एजेंसीज हैं और जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके सामने हम अपनी विशेषज्ञता को प्रकट कर सकते हैं या विशेषज्ञता दिखा सकते हैं। अन्य डेटाबेस और बाहरी संसाधनों से लिंक इससे बन जाता है आपका। और लास्ट क्या है, स्वचालित अपडेट के माध्यम से समृद्ध प्रोफाइल, जैसे ऑर्किड आईडी। अभी पीजी वालों को तो नहीं पता होगा मोस्टली कि ऑर्किड आईडी क्या होता है, लेकिन जो शोध कर रहे हैं या जो शोधार्थी हैं उनको ज़रूर पता होगा कि जब भी हम कोई पेपर, रिसर्च पेपर स्कोपस इंडेक्स जनरल में भेजते हैं या फिर हम कभी भी अपना पेपर भेजते हैं तो उसके लिए ऑर्किड आईडी वो मांगता है हमारी, यानी रिसर्च स्कॉलर की एक आईडी होती है जिसमें वो क्या है अपना शोध से रिलेटेड जितना भी काम है उसके थ्रू भेजता है। तो शोधकर्ता आईडी, गूगल विद्वान आईडी आदि के साथ एकीकृत होती है। ये इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्यों ज़रूरी है? किसी दिए गए शोध क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र में विशेषज्ञों की खोज करने के लिए ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। दूसरा क्या है, भारत और विदेशों में संगठनों में संकाय सहयोग में सुधार करेगा ये, और किसी दिए गए विषय क्षेत्र में संस्थागत ताकत की पहचान करेगा, और सहलेखक नेटवर्क का विजुअलाइजेशन, विज्ञान नेटवर्क का मानचित्रण करेगा। पॉलिसी मेकर्स के लिए क्यों ज़रूरी है? समितियों, विशेषज्ञ पैनलों और परियोजना प्रस्तावों के लिए विशेषज्ञों की पहचान करेगा। वित्त पोषण
के अवसरों और संबंधित विशेषज्ञता की पहचान करेगा, गहन शोध गतिविधियों के क्षेत्रों की पहचान करेगा और किसी एक संगठन के भीतर शोध गतिविधियों की कल्पना करेगा। अब इसमें सब्जेक्ट कैटेगरीज क्या क्या हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर साइंसेज से रिलेटेड आपको सारे जितने भी स्कॉलर्स हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, वो मिल जाएंगे और इंस्टीट्यूशंस हैं वो मिल जाएंगे, और उनसे रिलेटेड जितने भी पब्लिकेशंस हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ के यहाँ पे आपको मिलेंगे मटेरियल, बायोलॉजिकल साइंस का मिलेगा, केमिकल साइंस का मिलेगा, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का मिलेगा, मेडिकल एंड हेल्थ साइंस से रिलेटेड यहाँ पे आपको मिलेंगे, फिजिकल साइंसेस से रिलेटेड यहाँ पे आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड विद्वान और उनके पब्लिकेशंस मिल जाएंगे, सोशल साइंस से रिलेटेड विद्वान और पब्लिकेशंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरीज देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस मिलते हैं। सबसे पहले क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मिलेगी, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, JNU है, ये सब क्या है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के जो जितने भी विद्वान हैं और जितने भी उनके पब्लिकेशंस हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। इंस्टीट्यूशन एंड नेशनल इम्पोर्टेंस अदर इंस्टीट्यूट यहाँ पे मिल जाएंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मिलेगी, जैसे MDU रोहतक हो गया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो गया, ये हरियाणा की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है। तो ये भी इनके भी पब्लिकेशंस और इनके भी जो विद्वान या एक्सपर्ट है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब पार्टनर्स की बात करते हैं, तो इसमें पार्टनर्स कितने हैं, इसके 10 इसके पार्टनर हैं। सबसे पहले क्या है, ई पाठशाला, उसके बाद है आपका इंडकैट, उसके बाद क्या है सोल 2.0, शोध गंगा, विद्यामित्रा, NIRF, IR इंस्टीट्यूट रेपोजिटरी, INFED, शोध शुद्धि और एनलिस्ट। ये यहाँ पे इसके पार्टनर्स हैं मेन, जो इसको डेवलप करने में काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, आपका ई विद्वान या फिर विद्वान से रिलेटेड, जो किससे जुड़ा हुआ है, रिसर्च स्कॉलर से जुड़ा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट के 10 साल से अधिक एक्सपीरियंस वाले लोगों से जुड़ा हुआ है, और नेशनल इंटरनेशनल अवॉर्डीज जो हैं उनसे ये जुड़ा हुआ है, और रिसर्च में जितने भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है और प्रोफेसर है, सीनियर साइंटिस्ट है, उनके समकक्ष जो पद है उनसे ये जुड़ा हुआ है। यानी यहाँ पर हमें इन सभी की क्या मिल जाती है, डिटेल मिल जाती है इन सभी एक्सपर्ट्स की। इनकी यहाँ पर एक यूनिक आईडी होती है, जो क्या है, यूनिक आईडी क्या है विद्वान की, यूनिक आईडी फॉर इंडियन एक्सपर्ट, यानी विद्वान आईडी जो है वो यूनिक आईडी है इंडियन एक्सपर्ट्स की। और यहाँ पर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, जितने भी आपके विद्वेता हैं रिसर्च से रिलेटेड, उनके कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं, एड्रेस मिल जाता है, उनका बैकग्राउंड मिल जाता है, एक्सपर्टीज़ का एक्सपीरियंस मिल जाता है उनका, कि उनका जो है किस सब्जेक्ट में एक्सपीरियंस ज़्यादा है। स्कॉलरली पब्लिकेशन आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको स्किल एंड अकम्पलिशमेंट यहाँ पे मिलेगा, और रिसर्च आइडेंटिटी उनकी यहाँ पे मिल जाएगी। और इससे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी जो इंडिया का विद्वान या एक्सपर्ट है उनसे क्या है, डायरेक्ट आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड बनाया गया है। ये क्वेश्चन है UGC नेट में इस बार पूछा गया था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो होते हैं उनके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, तो उसमें विद्वान जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार किया गया है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और आज हम बात करेंगे शोध गंगा के बारे में। एक्चुअली ये शोध गंगा हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी जो पेपर आया था 2024 18 जून को जो पेपर हुआ है जून में, तो इसमें शोध गंगा, शोध गंगोत्री और इनमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अभी हम शोध से रिलेटेड जितने भी आपके शोध चक्र जो है पूरा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसका पहला एस्पेक्ट आज हम देख रहे हैं, वो है शोध गंगा। जैसे नाम से इसके पता चल रहा है, शोध किससे जुड़ा हुआ है, आपका रिसर्च से जुड़ा हुआ है। और ये क्या है शोध गंगा, ए रिजर्वायर ऑफ इंडियन थीसिस, यानी जो हमारी इंडियन थीसिस है, जो आपकी PhD में लिखी जाती है, जो आपकी MPhil में डिजिटेशन लिखी जाती है, तो इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई है। देखेंगे कि किस किस चीज़ के लिए काम आ रहा है और इसमें कितने इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो शोध गंगा है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। दे UGC नोटिफिकेशन regarding minimum standard and procedure for award of MPhil PhD degree
Regulation 2009 amendment made in 2016 dated 5th May 2016 mandates submission of electronic version of thesis and dissertations by the researchers in universities to facilitate open access Indian thesis and dissertations to the academic community worldwide। अब ये क्या था, 5 मई 2016 को आपका यूजीसी एक अधिसूचना जारी करता है जिसमें क्या दिया गया है, एमफिल पीएचडी डिग्री जो प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक यानी आपके जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स होंगे एमफिल पीएचडी की डिग्री आपको अवॉर्ड होने के लिए, तो रेगुलेशन था उसको 2016 में इसमें संशोधन किया गया, इसमें अमेंडमेंट किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 2009 का जो मानक है एमफिल पीएचडी का उसको अमेंडमेंट कब किया गया है, तो उसको संशोधित 2016 में किया गया है। इसमें क्या किया गया है, विश्वविद्यालयों में शोधकर्ताओं द्वारा शोध प्रबंधनों और शोध प्रबंधनों के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण प्रस्तुत करने को अनिवार्य बनाता है। यानी शोध गंगा क्या है आपका, इसमें जितने भी जो इंस्टीट्यूशंस है या जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें पीएचडी जिसमें हो रहा है, एमफिल जिसमें हो रहा है, तो उनकी थीसिस को, उनकी डिजिटेशंस को क्या किया जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रूप में यहाँ पे रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। फिर इसके साथ क्या है, ताकि दुनिया भर के शैक्षणिक समुदाय को भारतीय शोध प्रबंधनों और शोध प्रबंधनों तक खुली पहुंच की सुविधा मिल सके। यानी क्या है कि ये क्या करता है कि जितने भी आपके डिजिटेशंस हैं, जितनी भी आपकी थीसिस हैं, उनसे क्या हो सके, वर्ल्ड वाइड वो प्रोवाइड कराई जा सके। तो इसलिए ये क्या है, शोध गंगा आपका बनाया गया है, यानी एक ओपन सिस्टम बनाया गया है आपकी थीसिस को वर्ल्ड वाइड पब्लिश करने का, या फिर उसको एक डेटा स्टोर करने का आपकी थीसिस का, जो क्या है उसका एक्सेस क्या कौन कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड में बैठे हुए जितने भी शोधार्थी हैं, जिन लोगों को आपकी थीसिस चाहिए होती है तो वो लोग उसको देख सकते हैं। ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थीसिस through centrally maintained digital repositories not only ensures easy access and achieving of Indian doctoral thesis but also help raise the standard and quality of research। और ये क्या करेगा, केंद्रीय रूप से संधारित डिजिटल रिपोजिटरी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक शोध प्रबंधों की ऑनलाइन उपलब्धता न केवल भारतीय डॉक्टरेट शोध प्रबंधों की आसान पहुंच और संग्रह सुनिश्चित करता है, बल्कि शोध के मानक और गुणवत्ता को बढ़ाने में भी मदद करेगा। यानी इससे हमें सिर्फ क्या है, डॉक्टोरल जो थीसिस है किसी की भी वही नहीं मिलेगी, इसके साथ साथ अगर हमें ये पता है कि ये हमारी थीसिस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक थीसिस के रूप में पब्लिश होने वाले और वर्ल्ड वाइड लोग इसको देखेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, शोध की गुणवत्ता को भी सुधारने की कोशिश करेंगे और अच्छी गुणवत्ता की थीसिस जो है वो हम लिखने की कोशिश करेंगे। This would overcome the serious problem to duplication of research and poor quality resulting from the poor visibility and the unseen factor in research output। इससे क्या होगा, शोध में दोहराव और खराब गुणवत्ता की गंभीर समस्या जो है वो दूर होगी, जो शोध आउटपुट में खराब दृश्यता और अदृश्यता कारक के कारण होते हैं। काफ़ी बार क्या होता है कि हम किसी की थीसिस को देख नहीं सकते, या किसी यूनिवर्सिटी में क्या काम हो रहा है हमें नहीं पता होता, तो उसकी गुणवत्ता किस तरीके की है, क्वालिटी कैसी है वहाँ पे, या फिर किसी अच्छी हाई क्वालिटी की जो रिसर्च है उसमें से किसी ने कॉपी तो नहीं किया है, या डुप्लीकेट जो रिसर्च है वो तो नहीं की है, सेम उसी टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ चेंज करके। तो ये सारा क्या है, इन सब के दोहराव से हम बच जाते हैं और ये जो गुणवत्ता है ये इसमें बनी रहती है अगर हमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक अपनी थीसिस को पब्लिश करना है। इसके साथ क्या है, एज पर द रेगुलेशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होस्टिंग, मेंटेनिंग एंड मेकिंग द डिजिटल repository of Indian electronic thesis and dissertations called Shodh Ganga and accessible to all institutions and universities is assigned to the InfLibnet Center। अब InfLibnet Center काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ, हमने स्वम प्लस के बारे में पढ़ा, स्वम के बारे में पढ़ा। तो InfLibnet Center कहाँ है आपका, गांधीनगर में है। जो ये विनियमन जो हुआ है या रेगुलेशन जो है ये क्या कहता है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक शोध प्रबंधन और जो आपकी डिजिटेशन है जिसे शोध गंगा कहा जाता है कि डिजिटल रिपोजिटरी को होस्ट करने, बनाए रखने और सभी संस्थानों विश्वविद्यालयों के लिए सुलभ बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई है, InfLibnet केंद्र को दी गई है। अब मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ, InfLibnet क्या है आपका, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क
और ये इनफ्लिपनेट है आपका गांधीनगर में है। और ये क्या करता है कि शोध गंगा जो है उस पर जितना भी आपका जो थीसिस गई है यानी जो डाटा जा रहा है उसको स्टोर करना, उसको मेंटेन करना और क्या है इसको होस्ट करना, दूसरे संस्थाओं को विद्यालयों तक सुलभ बनाना, उसकी पहुंच को सुलभ बनाने, एक्सेसिबिलिटी को बनाना, इन सब की जिम्मेदारी किसको दी गई है? इनफ्लिपनेट को दी गई है, जिसको हमने स्वयं प्लस में भी पढ़ा था, स्वयं प्रभा में भी पढ़ा है और स्वयं में भी पढ़ा है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये इनफ्लिपनेट। क्या है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपका गांधीनगर में है, गुजरात में। अब शोध गंगा जो है ये वर्ड कहाँ से आया? ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये दो शब्दों के मेल से बना है, एक है शोध, दूसरा है गंगा। शोध जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, जैसे हम रिसर्च स्कॉलर को क्या बोलते हैं? शोधार्थी बोलते हैं। तो रिसर्च क्या है? आपकी शोध होती है। तो शोध क्या है? शोध इज द नेम coined टू डिनोट डिजिटल repository ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन सेट अप बाय द इनफ्लिपनेट सेंटर। शोध गंगा नाम भारतीय इलेक्ट्रॉनिक शोध प्रबंधों और डिसर्टेशन के डिजिटल भंडार दर्शाने के लिए गढ़ा गया है। यानी ये इसका जो नाम है ये शोध गंगा किस लिए दिया गया है कि जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक थीसिस और डिसर्टेशन होगा तो इनको जब हम एक जगह पर ले जाएंगे या इनका जब एक जगह स्टोर कर रहे हैं तो उस स्टोर का नाम या उस जगह का नाम क्या है? शोध गंगा है। The word शोध ओरिजिनेट फ्रॉम संस्कृत एंड स्टैंड्स फॉर रिसर्च एंड डिस्कवरी। अब शोध शब्द जो है ये किससे निकला है? आपका संस्कृत भाषा से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? शोध या रिसर्च करना, अनुसंधान करना, डिस्कवरी या फिर खोज करना। तो आपको ये ध्यान रखना है शोध गंगा का पूरा मतलब क्या है कि जिसमें आपकी इंडियन जो इलेक्ट्रॉनिक थीसिस और डिसर्टेशन है उसका क्या है एक पूरा आपको डेटाबेस मिलता है इसके अंदर। और ये दो शब्दों के मेल से बना है। शोध कहाँ से निकलता है? संस्कृत वर्ड से निकला है। और संस्कृत में शोध का अर्थ क्या होता है? रिसर्च एंड डिस्कवरी होता है, अनुसंधान या खोज होता है। अब गंगा क्या है? आप सभी जानते हैं भारत की एक पवित्र नदी है गंगा। तो द गंगा इज द होलेस्ट, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट of all rivers in Indian subcontinent. The Ganga is the symbol of India's age-long culture and civilization, ever changing, ever flowing, ever loved and revered by its people, and has held India's heart captive and drawn uncounted millions to her banks since the dawn of history. गंगा क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप की सभी नदियों में सबसे पवित्र हम मानते हैं। गंगा की पूजा भी होती है। वाराणसी जो शहर है वो भी क्या है? गंगा नदी के किनारे ही आपका बसा हुआ है। तो गंगा क्या है? सबसे पवित्र, सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है भारत की। गंगा भारत की सदियों पुरानी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक भी है, जो हमेशा बदलती रहती है, हमेशा बहती रहती है और अपने लोगों द्वारा हमेशा प्यार और पूजनीय है। और इसने भारत के दिल को क्या कर रखा है? बंदी बना रखा है। ये कह सकते हैं कि हर किसी के दिल में गंगा जो है वो बसी हुई है और इतिहास की शुरुआत से ही लाखों लोगों को अपने किनारे पर खींच लाई है। शोध गंगा। अब शोध गंगा क्या है? यहाँ पे शोध गंगा स्टैंड्स फॉर रिजर्वायर्स ऑफ इंडियन इंटेलेक्चुअल आउटपुट स्टोर्ड इन आवर रेपोजिटरी hosted and maintained by इनफ्लिपनेट सेंटर। शोध गंगा इनफ्लिपनेट केंद्र द्वारा होस्ट और रखरखाव किए गए भंडार में संग्रहित भारतीय बौद्धिक उत्पादन के भंडार को दर्शाता है। शोध गंगा इनफ्लिपनेट इज सेट अप यूजिंग एन ओपन सोर्स डिजिटल रेस्पिरेटरी सॉफ्टवेयर। अब ये कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रही है? डिजिटल रेस्पिरेटरी सॉफ्टवेयर, जिसको क्या कहा जाता है? डी स्पेस कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये डी स्पेस। और ये किसने डेवलप किया है? डी स्पेस MIT ने इसको डेवलप किया है इन पार्टनरशिप बिटवीन हॉलेट पैकर्ड। जो शोध गंगा इनफ्लिपनेट है इसकी स्थापना किसने की है? डी स्पेस एक ओपन सोर्स डिजिटल रेपोजिटरी सॉफ्टवेयर का इसका उपयोग किया गया। इसमें शोध गंगा इनफ्लिपनेट में कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया गया है? डी स्पेस जो है वो उपयोग किया गया है। और ये किसने दिया है? आपका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने हेवलेट पैकर्ड के बीच धारी में इसको विकसित किया है। डी स्पेस क्या है? द डी स्पेस यूजेस इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोटोकॉल्स, इंटरऑपरेबिलिटी,
standard, Shodhganga provides a platform for research scholars to deposit their PhD thesis and make it available to the entire scholarly community in open access. अब प्रोटोकॉल और इंटरऑपरेबिलिटी मानकों का उपयोग करता है आपका डी स्पेस, यानी जो इंटरनेशनल जो आपका लेवल है उसके ऊपर ये मान्यता प्राप्त प्रोटोकॉल और जो इंटरऑपरेबिलिटी नाम मानकों को ये मानता है डी स्पेस आपका, इसीलिए इसको यूज़ किया गया है क्योंकि हम इसको वर्ल्ड वाइड बनाना चाहते हैं। जो हमारी इंडियन थीसिस है इनको हम वर्ल्ड वाइड एक्सेस दिलाना चाहते हैं, इसलिए हमने डी स्पेस का यूज़ किया है। शोधगंगा शोध विद्वानों को अपने पीएचडी थीसिस जमा करने और उसे पूरे विद्वान समुदाय के लिए खुली पहुंच में उपलब्ध कराने के लिए एक मंच प्रदान करता है। और इसके बाद क्या है, द रिपोजिटरी कैन कैप्चर, इंडेक्स, स्टोर, disseminate and preserve ETDs, electronic thesis and dissertations submitted by the researchers। अब इसमें रिपोजिटरी शोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत जो अपनी उनकी इलेक्ट्रॉनिक थीसिस और शोध प्रबंध है उसको क्या क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है, रख सकता है, इंडेक्स कर सकता है, स्टोर कर सकता है, उसे प्रसारित कर सकता है और उसे संरक्षित कर सकता है। Shodhganga replicates academic structure of each university in terms of department, center, colleges. Each university has to facilitate each of navigation. शोधगंगा विभागों, केंद्रों, कॉलेजों के संदर्भ में प्रत्येक विश्वविद्यालय की शैक्षणिक संरचना को दोहराता है जिससे प्रत्येक विश्वविद्यालय को नेविगेशन में आसानी हो सकती है, यहाँ तक पहुंच बनाने में आसानी हो सकती है। दिस स्ट्रक्चर फैसिलिटेट रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम यूनिवर्सिटीज टू डिपोजिट देयर थीसिस इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, सेंटर एंड कॉलेजेस। यह संरचना जो है या जो आपका शोधगंगा है यह विश्वविद्यालयों को शोध विद्वानों को संबंधित विभाग, केंद्र और कॉलेज में अपने शोध प्रबंध जमा करने की सुविधा प्रदान करती है। इसके साथ यहाँ पर क्या है, ऑप्शन फॉर सिंपल रिसर्च, सिंपल सर्च एंड एडवांस सर्च आर अवेलेबल ऑन द होम पेज along with browsing facilities through universities and departments. The center is also developing semantic web-based interface to facilitate subject-based browsing, navigation, search and retrieval of content available in the repository। विश्वविद्यालय और विभागों के माध्यम से ये क्या करता है, ब्राउजिंग सुविधा के साथ साथ होम पेज पर जो इसका जो होम पेज होता है शोधगंगा का, वहाँ पर आप सरल खोज कर सकते हैं। मतलब आप सिंपल एक वर्ड टाइप करोगे, जैसे आप करते हो कि डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट आप सीधा सा एक वर्ड डालोगे डेवलपमेंट, तो उससे रिलेटेड जितनी भी थीसिस है वो आ जाएंगे। और अग्रिम खोज या फिर आपको क्या करना है कि और गहराई में जाकर खोजना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं कि विकल्प उपलब्ध हैं। केंद्र रिपोजिटरी में उपलब्ध सामग्री के विषय आधारित ब्राउजिंग, नेविगेशन, खोज और पुनर्प्राप्ति की सुविधा है। यानी इस विषय आधारित कैसे है कि आपको सोशल साइंसेस से रिलेटेड थीसिस चाहिए तो उसका भी ऑप्शन आपको मिलता है, आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थीसिस चाहिए तो उसका भी ऑप्शन आपको मिलता है, ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको थीसिस चाहिए तो उसका भी ऑप्शन आपको मिलता है। यानी आप जिस सब्जेक्ट से रिलेट करते हो उसी के आधार पर आप अपनी कोई थीसिस है उसको देख सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा ये बताया गया है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ यूजीसी रेगुलेशन 2016 क्लॉज नंबर 13.2 द डिग्री अवॉर्डेड इंस्टीट्यूशन शैल इशू अ प्रोविजनल सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट द डिग्री हैज बीन अवॉर्डेड। अब इसमें क्या है कि जो आपका 2016 में क्या किया गया था, संशोधन किया गया था आपके पीएचडी सब और जो एमफिल है उसकी थीसिस और डिसर्टेशन को सबमिशन को लेके, तो उसमें कहा गया कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन क्या करता है, किसी भी डिग्री प्रदान करने वाला संस्थान है और वो किसी पीएचडी डिग्री धारक है या फिर एमफिल जिनका सबमिशन हो गया है थीसिस और डिसर्टेशन का, तो वो जब अपना सबमिशन कर देते हैं तो उनकी डिग्री प्रदान करने के साथ साथ उनको एक सर्टिफिकेट भी देंगे जिसमें क्या लिखा होता है कि इनको डिग्री जो है वो अवॉर्ड हो चुकी है। Further, as per clause number 13.1, the institution concerned shall submit an electronic copy of PhD thesis to the INFLIBNET for hosting the same so as to make it accessible to all institution and colleges। अब देखो 13.2 में क्या है कि जब भी कोई PhD स्कॉलर या फिर एमफिल का जो डिसर्टेशन लिख रहा है तो वो अपनी थीसिस या डिसर्टेशन को सबमिट करेगा तो इंस्टीट्यूशन उसको डिग्री के साथ साथ क्या करेगी, उसको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराएगी सबमिशन का। और इसके बाद क्या है
कि ये किस में दिया गया, खंड संख्या 13.2 यानी क्लॉज नंबर 13.2 में ये कहा गया है। और 13.1 में क्या कहा गया है कि जब ये हो जाएगा, यानी जब पीएचडी अवार्ड हो जाएगी, डिग्री अवार्ड हो जाएगी, तो इसको क्या करेंगे, जो इंस्टीट्यूशन है उसकी जो थीसिस की प्रति है उसको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करके और इनफ्लिप नेट पर उसको डाल देंगे, या फिर उस इनफ्लिप नेट पर उसको क्या कर देंगे, उसको सुलभ बना देंगे, ताकि क्या है आपके जो इंडिया से लेकर वर्ल्ड वाइड उस थीसिस को देखा जा सके कि उसमें क्या काम हुआ है और उन्होंने किस तरीके से काम किया है। दिस इज हैज टू बी फॉलोड इन लेटर एंड स्प्रिट ऑफ यूजीसी नोटिफिकेशन। और ये सब किसके थ्रू होगा, यूजीसी नोटिफिकेशन जो दिया गया है उसके अंडर ही ये काम होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज दैट साइन MOU with the InflipNet Center and mandate submission of electronic version of their thesis and dissertation to Shodhganga may get financial assistance from the UGC for digitizing their back फाइल्स ऑफ थीसिस। अब जो विश्वविद्यालय क्या करेंगे, इनफ्लिपनेट केंद्र के साथ समझौता करेंगे, ये समझौता जो ज्ञापन है यानी MOU है और हस्ताक्षर करते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, वे अपने शोध प्रबंध और जो डिजिटेशन है उनके इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को शोध गंगा को प्रस्तुत करेंगे, या फिर उनको क्या है, उनको अपना थीसिस डालना उसमें कंपलसरी हो जाएगा। उन्हें अपने शोध प्रबंधों की पिछली फाइलों को डिजिटल बनाने के लिए फिर क्या होगा, जो यूजीसी है उसको वित्तीय सहायता देगी। जैसे अगर हम बात करें कि कोई इंस्टीट्यूशन है वो अभी तक भी क्या है आपका इनफ्लिपनेट पे अपनी थीसिस को जो है अपलोड नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो MOU को साइन कर देता है इनफ्लिपनेट के साथ, तो उसके लिए कंपलसरी हो जाएगा कि उसकी जो नई थीसिस के साथ साथ जितनी भी पुरानी थीसिस अभी तक जमा हुई है उन सबको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करके इनफ्लिपनेट पे डाले। और उसके लिए फंड कौन देगा, यहाँ पे उसके लिए यूजीसी इसको फंड करेगी। अब एक बहुत बड़ा कंसर्न है ये प्लेजरिज्म का। तो प्लेजरिज्म इज अ मेजर कंसर्न इन द एरिया ऑफ रिसर्च विच रिजल्ट इन द पुअर क्वालिटी ऑफ रिसर्च। प्रॉपर सॉफ्टवेयर टूल्स आर नाउ अवेलेबल टू डिटेक्ट एंड डिटर प्लेजरिज्म। शोध के क्षेत्र में साहित्य चोरी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और ये प्लेजरिज्म जो है ये आदमी अपनी खुद की जो रिसर्च है उससे भी कर सकता है, जिसको सेल्फ प्लेजरिज्म बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, जिसके परिणाम स्वरूप शोध की गुणवत्ता खराब होती है। साहित्यिक चोरी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए आजकल क्या है, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर जो है उपलब्ध हैं। जैसे उरकुंड का नाम आपने सुना होगा, और टर्टिन का नाम आपने सुना होगा, ऑथेंटिक का नाम आपने सुना होगा। तो ये काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आजकल क्या करते हैं, आपके प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करते हैं। The increased visibility of theses and dissertations through open access repositories would further act as the deterrent to plagiarism. Moreover, it will attract other organizations in India and abroad to collaborate with Indian universities on topics of mutual interest. Open access repository के माध्यम से जो thesis और जो शोध प्रबंध हैं, यानी आपके जो डिसर्टेशन है की बढ़ती दृश्यता साहित्यिक चोरी को रोकने में सहायक होगी। और इसके साथ क्या होगा, यह भारत और विदेशों में अन्य संगठनों को आपसी हितों के विषयों पर भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करने के लिए आकर्षित करेगा। इसके अलावा और क्या होगा, अवेलेबिलिटी फॉर फॉर्मिडेबल number of theses through a single repository would facilitate the InflipNet Center to launch alerting and analytical services, deploying data mining and other technology tools. अब इसमें क्या होगा, इसके अलावा एक ही रिपोजिटरी के माध्यम से बड़ी संख्या में थीसिस की उपलब्धता से इनफ्लिपनेट केंद्र को डेटा जो है वो दिया जाएगा और अन्य प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके अलर्टिंग और विश्लेषणात्मक सेवाएं शुरू करने में सुविधा होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका शोध गंगा है, यहाँ पे कितनी जो थीसिस हैं वो उपलब्ध है। 5,42,173 थीसिस है यहाँ पे, यानी लगभग आपका 5.5 लाख या फिर 5.4 लाख के आसपास यहाँ पे थीसिस जो है उपलब्ध है आपकी शोध गंगा पे। सिनॉप्सिस कितने उपलब्ध है यहाँ पे, 13,949 या 13,949 यहाँ पे सिनॉप्सिस जो है वो उपलब्ध हैं। MRPs, PDFs, फेलोशिप रिपोर्ट्स कितनी है यहाँ पे, 78 है।
जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कितनी यूनिवर्सिटीज़ कंट्रीब्यूट कर रही है इसमें, या कितनी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपना जो डाटा है यहाँ पे फीड कर रही है, तो वो है 778 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं अपनी थीसिस को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करके यहाँ पे डेटाबेस में सबमिट कर रही हैं। इसके बाद क्या है, यूनिवर्सिटीज़ CIFTIs INIS साइंड MOU, यानी कितनी यूनिवर्सिटी जिन्होंने MOU को साइन किया है, 893 यूनिवर्सिटीज़ या फिर 893 यूनिवर्सिटी जो है जिन्होंने अभी तक MOU को साइन कर लिया है। और MOU का मतलब क्या है, अगर आपने MOU को साइन कर दिया है तो आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि नई से लेकर पुरानी जितनी भी आपकी थीसिस है सबको आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करके या डिजिटल में कन्वर्ट करके इन्फ्लिबनेट पर डालेंगे या शोध गंगा पर उसको डालेंगे। और उसमें क्या होगा, डिजिटल करने के लिए आपको UGC फिर क्या करेगी, फंड करेगी। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें दिया है शोध गंगा में, सबसे पहले पे है आपकी अन्ना यूनिवर्सिटी, जिसने कितने थीसिस को यहाँ पे डाला हुआ है, 16,265 या 16,265 थीसिस। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास 15,068, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता 14,280, सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी 12,928, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई 11,836, आंध्रा यूनिवर्सिटी 10,418, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 10,344, छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी 10,195, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी 9,675, पंजाब यूनिवर्सिटी 9,547। यानी पहले पे कौन सी है आपकी यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी है, दूसरे पे मद्रास यूनिवर्सिटी है, तीसरे पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, चौथे पे कौन सी यूनिवर्सिटी है, सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी है, और पांचवी पे कौन सी है, मुंबई यूनिवर्सिटी जो है, जो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ये था टॉपिक एक शोध गंगा के ऊपर। तो शोध गंगा क्या है आपका, जैसे गंगा एक बहुत बड़ी रिवर है आपकी इंडिया की, उसी तरीके से शोध गंगा क्या है आपका रिसर्च का एक बहुत बड़ा गढ़ है, जहाँ पर क्या है सारी थीसिस, जितने भी आपके सिनोप्सिस हैं और जितने भी PDFs रिपोर्ट्स हैं, ये सब क्या है यहाँ पर मिलती हैं। और जो शोध गंगा है ये क्या क्यों बनाया गया है, इसमें इसलिए बनाया गया है कि जितने भी सेंटर्स या जितने भी यूनिवर्सिटीज़ जो है, इंस्टीट्यूशन जो है, उनमें रिसर्च हो रही है, उनकी थीसिस को कंपाइल करके उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल बनाया जा सके, यानी उसकी जो अभिगम्यता है, उसकी जो पहुंच है, उसको क्या कर सके, वर्ल्ड वाइड लोगों तक पहुंचा सके, इसलिए शोध गंगा को बनाया गया है। और इसको मेंटेन कौन कर रहा है, इन्फ्लिबनेट सेंटर मेंटेन कर रहा है। और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा यूज़ किया गया है, DSpace सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ किया गया है। और क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि ये क्या है, जो आपके इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करता है। और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉलो करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम इसको जो शोध गंगा है, इसमें जितनी भी हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की या इंडियन इंस्टीट्यूशन की थीसिस है, उसको हम वर्ल्ड वाइड जो है पब्लिश करना चाह रहे हैं, इसीलिए हमें क्या है, DSpace की जरूरत पड़ी है। और शोध गंगोत्री क्या है, ये किस लिए बनाया गया है, और इसका ओरिजिन, इसका वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ है, इन सब के बारे में आज हम देखेंगे। तो शोध गंगोत्री रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस एंड PG डिजिटेशंस। शोध गंगोत्री वर्ड सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका ओरिजिन जो है कैसे हुआ है। तो ये दो शब्दों के मेल से बना है, शोध प्लस गंगोत्री। शोध जो है ये संस्कृत वर्ड से निकला है। संस्कृत में शोध का अर्थ क्या होता है, रिसर्च एंड डिस्कवरी, यानी अनुसंधान एवं खोज। और गंगोत्री जो है ये क्या है, ग्लेशियर है हमारा, यानी जहाँ से आपकी क्या है, गंगा निकलती है, तो यहाँ से क्या है, इसी के बेसिस पे इसका नाम क्या रखा गया है, शोध गंगोत्री रखा गया है। इसको देखते हैं एक बार। द वर्ड शोध ओरिजिनेट्स फ्रॉम संस्कृत, स्टैंड्स फॉर रिसर्च एंड डिस्कवरी। शोध शब्द है वो संस्कृत से आया है और इसका अर्थ क्या है, अनुसंधान या फिर खोज। और गंगोत्री क्या है, गंगोत्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द हिमालयास एंड द सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ द गंगा, द होलिस्ट लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया।
अब हम बात करते हैं कि कल हमने जब शोध गंगा देखा था तो वहां पे भी यही देखा था कि शोध जो है वो संस्कृत शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है, जिसमें उसका मतलब क्या होता है, रिसर्च एंड डिस्कवरी यानी अनुसंधान या फिर खोज होता है। और जो गंगा है वो क्या है, आपकी जो भारत की जो पवित्र नदी है गंगा, उसके नाम पर रखा गया है। गंगोत्री भी क्या है, किस वर्ड से लिया है आपका, जहां से गंगा निकलती है, यानी गंगा का जहां से ओरिजिन है, यानी गंगोत्री से गंगा निकलती है, तो उसी के बेसिस पर इसका नाम क्या लिया गया है, गंगोत्री लिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गंगोत्री क्या है, ग्लेशियर है जहां से क्या है, गंगा रिवर आपके निकलती है। और गंगोत्री कहाँ है, हिमालयस माउंटेन्स में है। तो गंगोत्री हिमालय के सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक है और भारत के सबसे पवित्र, सबसे लंबी, सबसे बड़ी नदी गंगा का ये क्या है, उद्गम स्रोत है या फिर इसका क्या है, ओरिजिन प्लेस है। Under the initiative called Srodh Gangotri, research scholar, research supervisor in universities are requested to deposit an electronic version of the approved synopsis. ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, synopsis का, submitted by research scholar to the universities for registering themselves for the PhD program. Now it is expanded to MRPs and PDFs, एम्यूरेट्स, फेलोशिप एटसेट्रा। अब यहाँ पे क्या है कि जब हमने कल देखा था शोध गंगा के बारे में, तो वहाँ पे क्या होता है, जब किसी को पीएचडी अवार्ड हो जाती है और उसको डिग्री मिल जाती है, उसके साथ उनको क्या दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है कि इनकी डिग्री जो है अवार्ड हो गई है। और उसके बाद क्या करेंगे, डिग्री अवार्ड होने के बाद कि उसको इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में जो यूनिवर्सिटी होती है वो शोध गंगा पे उसको पब्लिश कर देती है ताकि वो वर्ल्ड वाइड जो है उसको पढ़ा जा सके। इसी तरीके से शोध गंगोत्री जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, आपका सिनॉप्सिस से जुड़ा हुआ है। यानी जब आपका सिनॉप्सिस, जैसे आप पीएचडी में जाते हैं, जैसे आप पीडीएफ्स में आप जाते हैं, तो आपको एक सिनॉप्सिस देना होता है, यानी एक पूरा सार देना होता है आपके पीएचडी कार्यक्रम का, जिसमें आप कौन से चैप्टर्स लिखोगे, कौन सी मेथोडोलॉजी अपनाओगे, कौन से आपके डेटाबेस होंगे, कौन से ऑब्जेक्टिव आप काम करोगे, तो ये सारा आप सिनॉप्सिस के अंदर देते हैं। तो जब आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी से ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो जो पास हुए हुए सिनॉप्सिस हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में कहाँ पे डाल देंगे, शोध गंगोत्री पर डाल देंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि शोध गंगा किससे जुड़ा हुआ है, आपकी थीसिस से, डिसर्टेशन से, एमफिल की, और शोध गंगोत्री किससे जुड़ा हुआ है, सिनॉप्सिस से जुड़ा हुआ है। शोध गंगोत्री नामक पहल के अंतर्गत विश्वविद्यालयों में शोधार्थी, शोध पर्यवेक्षकों से अनुरोध किया जाता है कि वे पीएचडी कार्यक्रम के लिए स्वयं को पंजीकृत करने के लिए शोधार्थियों द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित सारांश यानी सिनॉप्सिस जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक संस्करण विश्वविद्यालयों में जमा करें। अब इसे एमआरपीज, पीडीएफ्स और एमेरिट्स फेलोशिप आदि के लिए भी विस्तारित किया गया है। यानी पहले ये सिर्फ पीएचडी स्कॉलर्स के लिए था, लेकिन अब इसको एमआरपीज एंड पीडीएफ्स और एमेरिट्स के लिए भी इसको लागू कर दिया गया है कि आपको अपना सिनॉप्सिस जो है वो शोध गंगोत्री पर इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में पब्लिश करना आवश्यक है। अब इसके साथ इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, The repository on one hand would reveal the trends and direction of research being conducted in Indian university. On the other hand, it would avoid duplication of research. अब ये क्यों लिया गया है शोध गंगोत्री को, यह संग्रह एक और भारतीय विश्वविद्यालयों में किए जा रहे शोध की प्रवृत्तियों और दिशाओं को प्रकट करेगी, और दूसरी ओर क्या है कि दोहराव से भी बचाएगी। यानी क्या होता है, काफ़ी बार अगर एक यूनिवर्सिटी में कोई सोशल साइंस में एजिंग पॉपुलेशन पे काम कर रहा है और वो दिल्ली पे अगर काम कर रहा है, तो क्या हो, दूसरी यूनिवर्सिटी में भी चांसेस है कि कोई और भी उस पर काम कर रहा हो। तो ये क्या है, एक डुप्लीकेशन या फिर दोहराव हो जाता है इस तरीके का। तो ऐसे दोहराव से बचने के लिए, और किस यूनिवर्सिटी में किस तरीके की रिसर्च हो रही है, क्या वहाँ पे ज़्यादातर स्टेटिस्टिकल फॉर्म में रिसर्च हो रही है, यानी क्वांटिटेटिव पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है या फिर क्वालिटेटिव पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, फील्ड बेस्ड स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इनकी प्रवृत्तियों और दिशाओं को प्रकट करेगा कौन, आपका शोध गंगोत्री। Synopsis is शोध गंगोत्री would later be mapped to full text thesis in शोध गंगा। और जैसे ही आपकी जो थीसिस है वो सबमिट हो जाएगी, तो उसके बाद जो आपकी की पूरी थीसिस है वो शोध गंगोत्री के सिनॉप्सिस के साथ कहाँ पर भेज दी जाएगी, आपके शोध गंगा में उसको लगा दिया जाएगा। इसके बाद as such once the full text thesis is submitted to a synopsis,
A link to the full text thesis will provided from शोध गंगोत्री to शोध गंगा। ये वही बात बोल रहा है कि जब आपकी थीसिस का पूरा चैप्टर आपका कर देंगे और आप उसको सबमिट कर देंगे, आपको डिग्री अवार्ड हो जाएगी, तो जो आपका सिनॉप्सिस है उसको शोध गंगोत्री से आपका थीसिस के साथ शोध गंगा में उसको लिंक उसका प्रदान कर दिया जाएगा कि आप वहां से इसका सिनॉप्सिस देख सकते हैं। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है या जिन्होंने अभी तक सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है अपने सिनॉप्सिस जो है वो पब्लिश किए हैं, तो उनमें सबसे पहले पे कौन आती है? स्वामी रामानंद तीरथ मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी। इसने अभी तक 3676 यानी 3676 जो अपने सिनॉप्सिस है इस पे अभी तक पब्लिश किए हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में। श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल तिब्रेवाला यूनिवर्सिटी, इसने अभी तक 3500 यानी 3500 अभी तक सिनॉप्सिस इस पे पब्लिश किए हैं, दूसरे स्थान पर है। तीसरे पे कौन है? दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसने अभी तक 1184 जो है थीसिस के सिनॉप्सिस हैं वो इस पे पब्लिश किए हैं। ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी, इसने 470 अभी तक सिनॉप्सिस इस पे पब्लिश किए हैं। फिर है मंगलूर यूनिवर्सिटी, ये 412, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी 369, दी IIS यूनिवर्सिटी 342, विश्व भारती यूनिवर्सिटी 294, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी 215, रांची यूनिवर्सिटी 213। अब ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट रैंक पे कौन है? स्वामी रामानंद तीरथ मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी, सेकंड पे श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल तिब्रेवाला यूनिवर्सिटी और थर्ड पे है दयालबाग इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे देखते हैं कि टोटल कितने सिनॉप्सिस हैं, कितने MRPs हैं, यहाँ पे कितने PDFs की सिनॉप्सिस है, कितने फेलोशिप्स जो ले रहे हैं उनके सिनॉप्सिस हैं और PG डिसर्टेशन के कितने यहाँ पे सिनॉप्सिस हैं। तो टोटल जो है वो कितने हैं? 14,288 यानी 14,288 यहाँ पे सिनॉप्सिस अभी तक डाले गए हैं। और उसमें से सिर्फ सिनॉप्सिस कितने हैं जो PhD स्कॉलर्स के हैं वह 13,949। MRPs कितने हैं यहाँ पे? 26, PDFs के कितने हैं? 47, फेलोशिप्स के कितने हैं? 5 और PG डिसर्टेशन कितने अभी तक यहाँ पे डाले गए हैं? 5। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है कि कितने यहाँ पे सिनॉप्सिस हैं, कितने यहाँ पे PG डिसर्टेशंस हैं। तो ये था छोटा सा टॉपिक शोध गंगोत्री के रिगार्डिंग। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आपका, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो शोध गंगोत्री है वो किससे रिलेटेड है, वर्ड जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। क्योंकि अभी क्वेश्चन भी आया था कि शोध गंगोत्री जो है वो किसके रिगार्डिंग काम करता है या वो किससे जुड़ा हुआ है। तो शोध गंगोत्री सिनॉप्सिस से जुड़ा हुआ है, शोध गंगा जो है वो आपका थीसिस एंड डिसर्टेशन से जुड़ा हुआ है MPhil और PhD की। और यहाँ पर PhD PDF और MRPs और जो आपके PG के डिसर्टेशंस हैं उनके सिनॉप्सिस सभी के यहाँ पे पब्लिश किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप में। और शोध गंगोत्री जो है ये संस्कृत के शोध शब्द से निकला है, रिसर्च एंड डिस्कवरी। गंगोत्री जो है इंडिया का लार्जेस्ट ग्लेशियर्स में से एक है और ये हिमालयस में है और गंगा का जो है सोर्स है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? शोध गंगोत्री रखा गया है। आज हम बात करने वाले हैं शोध सिंधु के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार UGC जून 2024 का जो नेट का एग्ज़ाम आया था उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। और शोध सिंधु किससे जुड़ा हुआ है, ये क्या काम करता है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। शोध सिंधु कंसोर्टियम फॉर HEE रिसोर्सेज, और ये किसका इनिशिएटिव है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है। और इसको क्या है, कौन इसकी देखभाल कर रहा है या कौन इसको मेंटेन करने का काम कर रहा है? मैंने पहले भी आपको बताया था इनफ्लिबनेट सेंटर है, यानी जब हम स्वयं के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ पे भी आपका कौन इसको कंडक्ट कर रहा है? इनफ्लिबनेट सेंटर इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क्स सेंटर। कहाँ पे है ये? गांधीनगर में है। मैं प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में बता चुकी हूँ आपको। तो ये इसको क्या कर रहा है? मेंटेन करने का काम कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको क्या किया है? इसको एक प्लेटफॉर्म दिया है आपके शोध सिंधु को। अब शोध सिंधु है क्या? सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इनिशिएटिव किसका था डेवलपमेंट करने का और इसके बारे में सब किसने राय दी। तो रिकमेंडेड बाय एन एक्सपर्ट कमिटी
द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, यानी क्या है, पहले आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अभी है उसको पहले मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी बोला जाता था। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को रिकमेंड किया गया था एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा कि हमें एक शोध सिंधु जो है उसको बनाना चाहिए। तो ई शोध सिंधु क्या है आपका, मर्जिंग 3 कंसोर्टिया इनिशिएटिव्स। इसमें कौन कौन से 3 कंसोर्टिया को लिए गए हैं, यूजीसी, इन्फोनेट, डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, एनलिस्ट, INDEST, AICTE कंसोर्टियम। अब हम देखते हैं कि शोध सिंधु जो है वो क्या प्रोवाइड कराता है। जैसे हमने शोध गंगा के बारे में बात की, तो वो क्या प्रोवाइड कराता है आपको, जितनी भी आपकी डिजिटेशंस हैं आपके एमफिल की और जितना भी PhD का थीसिस है वो प्रोवाइड कराता है। फिर हमने बात की शोध गंगोत्री के बारे में, तो वो क्या प्रोवाइड कराते हैं, सिनॉप्सिस प्रोवाइड कराते हैं। अब शोध सिंधु क्या प्रोवाइड कराता है, ये क्या है, 10,000 कोर ऑफ पीयर रिव्यू जर्नल्स and several bibliography, citations and factual databases in different disciplines from a large number of publishers and aggregators to its member institution। यानी जितने भी इसके member institution हैं उनके peer review जो journals हैं, जो bibliography है, जो citations है, जो factual database हैं, उन सभी को ये आपको provide कराता है। इसके बाद इंस्टीट्यूशंस की बात करें कि इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो इसको कंटेंट है या फिर जितने भी जो आपके साइटेशंस हैं, जो बिब्लियोग्राफी है, वो सब प्रोवाइड करा रहा है। तो सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, और ये सारे कौन से होने चाहिए, कवर्ड अंडर 12B एंड F सेक्शन ऑफ UGC एक्ट। यानी UGC का जो 12B और जो सेक्शन है उसके अंडर ये इंस्टीट्यूशन आने चाहिए, चाहे उसमें आपका वो सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कॉलेज हो। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कंसोर्टिया फॉर हायर एजुकेशन ई रिसोर्सेज इज टू प्रोवाइड एक्सेस टू क्वालिटेटिव इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फुल टेक्स्ट, जिसमें बिब्लियोग्राफी होगा, एंड फैक्चुअल डेटाबेस टू एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एट अ लोअर रेट ऑफ सब्सक्रिप्शंस। उच्च शिक्षा ई संस्थानों के लिए कंसोर्टिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, शैक्षणिक संस्थानों को कम सदस्यता दरों पर पूर्ण पाठ ग्रंथ सूची और तथ्यात्मक डेटाबेस सहित गुणात्मक इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना। क्या है कि आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स चाहिए और आप क्या कर रहे हैं कि आपको उसी से रिलेवेंट और भी ज़्यादा आर्टिकल्स चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी बिब्लियोग्राफी जो है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपको कहाँ पे मिल जाएगी, शोध सिंधु पर आपको मिल जाएगी। सेटिंग अप ई शोध सिंधु। अब इसकी जो ई शोध सिंधु, इसकी स्थापना कैसे हुई है, कंसोर्टिया फॉर हायर एजुकेशन ई रिसोर्सेज बाय अयूजमेंटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग activities and services offered by 3 MHRD funded कंसोर्टिया। 3 MHRD वित्त पोषित कंसोर्टिया द्वारा दी जाने वाली गतिविधियों और सेवाओं को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए उच्च शिक्षा ई संस्थान के लिए कंसोर्टिया इसमें दिया गया है। डेवलप अ फॉर्मिडेबल कलेक्शन ऑफ ई जर्नल्स, आर्चीव्स एंड ई बुक्स ऑन परपेचुअल एक्सेस बेसिस। अब इसमें ई जर्नल हो गए, ई जर्नल अभिलेखागार हो गए, ई पुस्तकें हो गई, इनका क्या है, एक दुर्जेय संग्रह विकसित करना है। यानी आपके ई जर्नल्स हैं इस जिसमें आपको आर्टिकल्स मिलेंगे काफ़ी, ई जर्नल आर्चीव्स हैं, या फिर आपकी ई बुक्स है जो आपको कहीं पर नहीं मिलती है, उसको एक्सेस करना पड़ता है आपको पेमेंट करके, तो वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी आपके कंटेंट है ये कहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, ई शोध सिंधु पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। Monitor and promote uses of e-resources in member universities, colleges and technical institution in India through awareness and training programs। अब जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भारत में सदस्य विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों में ई संसाधनों के उपयोग की निगरानी और भी ज़्यादा क्या है, बढ़ावा देगा। अब इसमें क्या है, ई शोध सिंधु क्या करेगा, जितने भी आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हैं, तो वहाँ पर क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराएगा अपने ई रिसोर्सेज को से रिलेटेड और ई रिसोर्सेज को प्रमोट करने के लिए और उसको मॉनिटर करने के लिए। प्रोवाइड एक्सेस टू सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्कॉलरली इंफॉर्मेशन लाइक ई बुक्स एंड ई जर्नल्स टू ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब ये सभी जितने भी आपके शैक्षणिक संस्थान हैं
उनके जो भी इसके ई शोध सिंधु के जो भी सदस्य होंगे उन सदस्यता आधारित विद्वतापूर्ण जानकारी देगा, जिसमें क्या होंगी, ई पुस्तकें होंगी और ई पत्रिकाएं भी इसमें शामिल होंगी। और प्रोवाइड एक्सेस टू स्कॉलरली कंटेंट अवेलेबल इन ओपन एक्सेस थ्रू सब्जेक्ट पोर्टल्स एंड सब्जेक्ट गेटवेज। ये विषय पोर्टल और विषय गेटवे के माध्यम से खुली पहुंच में उपलब्ध विद्वतापूर्ण सामग्री तक पहुंच कराएगा। यानी ओपन एक्सेस क्या है कि जिन जर्नल में आपको पैसा नहीं देना पड़ता है, जिन पेपर्स के लिए, उनको ओपन एक्सेस बोलते हैं। तो ये ओपन एक्सेस जो है ये भी आपको कहाँ मिल जाएंगे, आपके ई शोध सिंधु पे मिल जाएंगे। और इसमें क्या है, सब्जेक्ट पोर्टल और सब्जेक्ट गेटवेज की थ्रू आप इसमें जा सकते हैं, अपनी विषय सामग्री को इसमें प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रिज डिजिटल डिवाइड एंड मूव टूवर्ड्स एन इंफॉर्मेशन रिच सोसाइटी। डिजिटल विभाजन को पाटना और सूचना समृद्ध समाज की ओर बढ़ाना भी इसका क्या है, एक मुख्य उद्देश्य है। यानी क्या है कि जो भी आपके अभी तक यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस या फिर जो भी अदर जो इंस्टीट्यूशंस है वो क्या है, ई रिसोर्सेज से अभी अवगत नहीं है या ज़्यादा वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रही है, तो इस विभाजन को क्या है, कम करना भी इसका क्या एक मुख्य उद्देश्य है। प्रोवाइड एक्सेस to selected e-resources to additional institution including open universities and MHRD funded institutions that are not covered under existing consortia। मुक्त विश्वविद्यालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित संस्थानों सहित अतिरिक्त संस्थानों को ई संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना जो मौजूदा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है। यानी अभी तक जिन्होंने भी शोध सिंधु क्या है अभी तक उसकी सदस्यता नहीं ली है, तो उनको भी इसमें शामिल करना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। और उनको भी ई रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, और जो मुक्त विश्वविद्यालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय है वो उसको क्या करेंगे, इसके लिए फंड प्रोवाइड करेंगे। इसमें इसका एक मुख्य उद्देश्य है। Take up additional activities and services that requires collaborative platform and are not being performed by existing consortia। अतिरिक्त गतिविधियों और सेवाओं को अपनाना ये इसका एक मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए सहयोगी मंच की आवश्यकता होती है और मौजूदा संघ द्वारा ये नहीं की जा रही है। यानी जो आपके कंसोर्टिया उसके द्वारा जो एक्टिविटीज नहीं की जा रही क्योंकि उनके पास क्या है, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उनके लिए भी क्या है, एडिशनल एक्टिविटीज और सर्विसेज प्रोवाइड कराना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। Moving toward developing a national electronic library with electronic journals and electronic books as its major building blocks। इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों को इसके प्रमुख निर्माण खंडों के रूप में शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय विकसित करने की दिशा में इसको आगे बढ़ाना है। यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक ऐसी डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट किए जाए इंडिया की, जिसमें सारे जर्नल्स जो हैं वो उसमें शामिल हो और जिसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हैं यानी ई बुक्स आपकी हैं वो उसमें शामिल हो, ताकि जितने भी भारत के इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो गवर्नमेंट फंडेड है, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो आपके कॉलेजेस हैं, जो आपके क्या है यूजीसी के सेक्शन के अंडर आते हैं, तो वो क्या है, उनको ये ई रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने के लिए ई डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट करना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। अब ई रिसोर्सेज की बात करते हैं कि ये किस तरीके से ई रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराता है। सबसे पहले फुल टेक्स्ट ई रिसोर्स, इसके बाद डेटाबेसेस के आधार पर भी इसमें जो है आप सर्च कर सकते हैं। A to Z लिस्ट के हिसाब से भी, यानी सीक्वेंस के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, या फिर आप नए से पुराने आर्टिकल्स के बेसिस पे भी यहाँ पे देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज भी आप देख सकते हैं कि आपको सोशल साइंस से रिलेटेड चाहिए या आपको क्या है साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पे लिस्ट आपको मिल जाएगी। पब्लिशर वाइज भी आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी कि ये इसको किसने पब्लिश किया है, आपके स्कोपस से रिलेटेड है या फिर आपके जो यूजीसी की लिस्ट है उससे रिलेटेड है, तो जितने भी पब्लिशर्स हैं उनके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। कलेक्शन वाइज भी लिस्ट यहाँ पे आपको मिलेगी। AICTE रिकमेंडेड बुक्स भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड होगी। तो ये है छोटा सा टॉपिक जो क्या है शोध सिंधु के बारे में। तो शोध सिंधु बेसिकली एक छोटी सी क्या है पहल है गवर्नमेंट की कि जितने भी जर्नल्स है, जितने भी ई बुक्स है, वो आपको एक डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में एक जगह ही सब कुछ मिले। और इसमें क्या है कि जो इसको फंड कर रहा है वो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या जो इसकी इनिशिएट किसने लिया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको इनिशिएट किया है। और इनफ्लिपनेट सेंटर जो है वो इसकी क्या कर रहा है, इसको मेंटेन करने का काम कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है 2-3 चीज़ें। और ये शोध सिंधु किससे जुड़ा हुआ है, आपके जर्नल से, पीयर रिव्यू और बिब्लियोग्राफी से जुड़ा हुआ है, साइटेशन हुआ है और फैक्चुअल डाटाबेस से
जुड़ा हुआ है। तो ये था छोटा सा टॉपिक शोध सिंधु पे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK Academy चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।